आप लीगल पार्ट को कभी भी नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते। अगर आपने अपनी कंपनी का कोई यूनिक नाम सोचा है तो सबसे पहले उस नाम को ही चेक करवा लो कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ट्रेडमार्क कराने के बाद आपकी कंपनी के नाम पे किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि ये कंपनी का नाम तो मैं काफ़ी सालों से चला रहा हूँ। कोई मूवी लॉन्च होने वाली होती है या कोई बुक का पब्लिकेशन आता है, वो तब तक वेट करते हैं जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो जाए। जब उन्हें कॉपीराइट के सारे सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं, एनओसी उनके पास आ जाती है, उसके बाद ही उसे पब्लिश करते हैं। अगर आप एक अच्छा ब्रांड बना रहे हैं तो हमारा सजेशन रहता है कि ऑलवेज गो फॉर द ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। ओके। अगर आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, आप पेटेंट चाहते हैं, आप ट्रेडमार्क चाहते हैं, आप कॉपीराइट चाहते हैं, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट उस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, गो फॉर इट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ लीगल दोस्त। आज हमारे साथ हैं एक लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट अभिदीप जैन, और आज हम इनसे बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और कॉरपोरेट लॉ जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और साथ ही हम कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ और लीगल टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जो आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं इस प्रोफेशन के बारे में समझना चाहूँगा थोड़ा कि सिविल लॉ क्या होता है और कॉरपोरेट लॉ क्या होता है, और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखें, अगर हम बात करते हैं सिविल लॉ की पहले, तो सिविल लॉ ज़्यादातर उन मैटर्स के लिए बनाया गया है जो मॉनिटरी या जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जो पैसे से रिलेटेड हैं, ये सिविल लॉ में काउंट किया गया है। क्योंकि हमारे इंडियन लॉ में काफ़ी अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, अलग अलग आप बोल सकते हैं कि कैटेगरीज दे दी गई हैं कि कौन सा क्राइम किस कैटेगरी में आता है। तो जितने भी क्राइम जो पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड हैं, जिसमें आप पब्लिक को हार्म कर रहे हैं या किसी की जान को हार्म हो सकता है, जिससे आप लॉ जो पब्लिक के लिए बनाया गया है सेफ्टी के लिए, उसको आप ब्रीच करते हैं, तो क्रिमिनल लॉ में आता है। वहीं अगर किसी को पैसे का नुकसान हो रहा है, किसी के साथ मॉनिटरी फ्रॉड किया जा रहा है, तो उसे हम सिविल लॉ में कन्वर्ट करते हैं। जिसमें आप पहले जो होता था इंडियन, हम देखते थे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो आता था वो सिविल लॉ के लिए है, लेकिन अब नई नई धाराएं बदल गई हैं। तो सिविल लॉ मॉनिटरी चीज़ों के लिए बनाया गया है, और कॉर्पोरेट लॉ सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बनाया गया है। कंपनीज़ जो अपने एक फील्ड में काम कर रही हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वर्क, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट लॉ में दी गई है। और बेसिकली अगर ज़्यादातर देखा गया है तो कॉर्पोरेट लॉ उन लोगों के लिए ज़्यादा एडवांटेज रखता है जो एक बड़ी फर्म और बिजनेस को चलाना चाहते हैं एक सिंपल वे में, कोर्ट ना जाते हुए, या उन्हें कम से कम कोर्ट जाना पड़े। तो दो कंपनी के डिस्प्यूट्स ईजी तरीके से रिजॉल्व हो जाएं, उसके लिए कॉर्पोरेट लॉ है। जनरल पब्लिक को कोई मॉनेटरी लॉस होता है, उसके लिए सिविल लॉ है। और अगर पब्लिक सेफ्टी के लिए कोई इशू होता है, उसके लिए क्रिमिनल लॉ है। कॉरपोरेट लॉ के लिए कोई अलग कोर्ट होता है या सेम प्रोसेस? कॉर्पोरेट लॉ के लिए इसमें डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लॉ के लिए एनसीएलटी बोर्ड्स बनाई गई हैं, और अगर आप आर्बिट्रेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं तो उसके लिए आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जो स्पेसिफिक सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ के लिए ही काम करता है, या फिर हम बोले कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ही काम करता है। सर, कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो एक काफ़ी कॉमन टर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सुनने में तो ऐसा लगता है कि किसी ज़मीन जायदाद की कुछ प्रॉपर्टी होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको सरल भाषा में ऑडियंस के लिए समझाएं कि एक्चुअली होता क्या है। इसका जो मतलब है वो इसके वर्ड्स में ही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा या बौद्धिक संपत्ति। बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है आपके माइंड से आपने अपने ब्रेन को यूज़ करके कुछ यूनिक आइडियाज़ निकाले हैं, या कोई यूनिक डिज़ाइन निकाली है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो लोगों से हट के, जो मार्केट में अभी तक नहीं है, और वो आपका एक अलग स्पेसिफिकेशन है कि जो आपको डिस्क्राइब करता है या आपके ब्रांड को स्पेसिफाई करता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कवर होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली काम करता है 3 से 4 सेक्टर्स में, जो होते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, और इसके अलावा एक जोग्राफिकल मार्क करके काउंट होता है, जो इंडिया में इतना ज़्यादा लोग अभी ध्यान नहीं देते हैं। तो मेन जो टॉपिक्स हैं वो हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक मेजर पार्ट है। ओके सर, अगर इन पार्ट्स के बारे में बात करें तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें समझाएं कि ये क्या होता है और इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। जी, हम सबसे पहले अगर देखें ट्रेडमार्क, एक एग्जांपल आप ले लीजिए
आपकी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी जो आपने बनाई है, इसका काम है रोबोट्स बनाना। क्योंकि अभी AI का इतना टाइम आ गया है तो हम रोबोट्स का एक एग्जांपल लेके चलते हैं जो रोबोट्स बनाती हैं। अब आपने अपने आइडिया को एक अलग दिशा देने के लिए, एक अलग उसको नज़रिया देने के लिए इस तरीके का रोबोट बनाया, उसमें ऐसी कोडिंग करी है जो रोबोट आपके कमांड देने पे एक इंसान की तरह काम करे। आपको सिर्फ ये बोलना है कि सफाई करो, तो आपको ये ना बोलना पड़े कि किस जगह की, वो रोबोट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके सारे काम कर ले। आपने कैसा रोबोट बनाया और उसको लॉन्च कर दिया। तो अब हम यहाँ से अगर बात करें तो इसमें हम पूरा आपका जो टॉपिक है, आपने जो क्वेश्चंस करें, इसको अगर कवर करें। आपने सबसे पहले कंपनी बनाई जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है। आपने अपनी कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड रखा। अब इसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो है रोबोट। अब ये रोबोट लोगों से अलग क्यों? क्योंकि आपके रोबोट की डिमांड अच्छी है मार्केट में, आप प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम से चला रहे हैं या आपने पहली बार लॉन्च करा लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप इसके लिए उस प्रोडक्ट के नाम को, उसका कोई लोगो होगा या कुछ भी एक अलग स्पेसिफिक डिज़ाइन, कलर, इसका आप ट्रेडमार्क करेंगे। वो होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यूज़ होता है किसी भी ब्रांड के कोई लोगो, सिंबल, कलर, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन जो उसको दूसरे प्रोडक्ट से एक अलग नज़रिया देती है, या फिर आप चाहते हैं कि इस डिज़ाइन को भी कोई कॉपी ना कर पाए क्योंकि मैंने इसके अंदर अपना इतना ध्यान लगाया है, अपनी इतनी मेहनत करी है, इतने सालों का एक्सपीरियंस यूज़ करा है, तो ये रोबोट को कोई कॉपी ना कर सके। उसके लिए आप पहले उसे ट्रेडमार्क कराते हैं। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क के बाद सेकेंड चीज़ होती है, वो होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट यूज़ होता है स्पेसिफिक 3 चीज़ों के लिए। आप बुक्स अगर लिखते हैं, आपकी स्क्रिप्टिंग वर्क है, कुछ भी है, आप चाहते हैं कि यार ये स्टोरी कोई कॉपी ना कर सके, तो वो होता है कॉपीराइट। उसके लिए आप ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकते, ये कॉपीराइट होगा। आपने कोई अलग म्यूज़िक बनाया है, कोई धुन बनाई है, जैसे एयरटेल की धुन है या फिर हम म्यूज़िक जो इतने सुनते हैं, ये अलग म्यूज़िक है, कोई भी चाहता है कि मेरी इस धुन को कोई कॉपी ना कर पाए, तो इसको कॉपीराइट करवाया जाता है। ओके। तो किसी भी बुक्स या एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें या फिर कोई धुन जो म्यूज़िकल या सिनेमेटोग्राफी में आता है, वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, उसके लिए कॉपीराइट वर्ड को यूज़ किया जाता है। और ट्रेडमार्क स्पेसिफिक बताता है लोगो, डिज़ाइन, कलर, शेप, इन सब के बारे में। तो हम जिस एग्जांपल को लेके आ रहे हैं, अगर आप इसी को देखेंगे कि आपको ट्रेडमार्क भी कराना है, कंपनी रजिस्टर्ड भी करनी है और आप चाहते हैं कि कॉपीराइट भी कर लो जिससे मेरे प्रोडक्ट को कोई कॉपी ना कर सके, तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करिए। अपनी कंपनी का जब ब्रांड बनने लगेगा, आपने जो रोबोट बनाया है, उसका जो प्रोडक्ट है, आप उसको ट्रेडमार्क करा लीजिए कि ये रोबोट की साइज़ है, मैं इस साइज़ में इस शेप का जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसको कोई कॉपी ना कर सके, इसके कलर को कोई कॉपी ना कर सके, वो होगा ट्रेडमार्क। फिर वो रोबोट जो काम कर रहा है कमांड के साथ, तो उसमें आपने यूज़ करें आपके सोर्स कोड, जो उसके पीछे की पूरी स्क्रिप्टिंग होती है, कोडिंग। तो ये कोडिंग जो है ये कॉपीराइट में आती है। ओके। ताकि उस रोबोट के डिज़ाइन को भी कोई कॉपी ना कर पाए। अब हो सकता है आपने रोबोट के डिज़ाइन को तो बना लिया, अच्छे से ट्रेडमार्क करा लिया, लेकिन ट्रेडमार्क के बाद उसके पीछे जो सोर्स कोड है मुझे कहीं से पता चल गया कि ये कैसे काम कर रहा है, और मैंने अलग शेप का, अलग डिज़ाइन का रोबोट उसी कोडिंग के साथ मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो आपके लिए तो फिर भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपने जो इतनी मेहनत करी है, उसके पीछे अपना इतना साल दिए हैं, इतना अपना ब्रेन यूज़ करा है, वो सारा आइडिया कोई कॉपी करके ले गया, तो इसलिए आप उसको फिर कॉपीराइट कराएंगे ताकि उससे मिलता जुलता डिज़ाइन भी कोई ना बना सके, और रोबोट को जो आप कमांड दे रहे हैं वो भी कोई कॉपी ना कर सके। उसको अगर बनाना होगा तो वो अलग बनाएगा या फिर वो आपसे परचेस करेगा। ओके। क्योंकि ये आपकी मेहनत है और ये आपकी गुडविल क्रिएट हुई है जिसका आप पैसा चार्ज कर सकते हैं। इसी चीज़ को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को यूज़ किया है। और पेटेंट और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस हुआ? पेटेंट स्पेसिफिक हम देखा जाए तो वो एक अलग ही क्राइटेरिया है। ओके। अगर हम सबसे पहले बात करें ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में डिफरेंस जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, हमने देखा है कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सबसे पहले देखते हैं कि हम इसे करा लें, लेकिन जानते नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट इसकी जो गाइडलाइंस हैं उसको भी फुलफ़िल करता है या नहीं करता है। तो ट्रेडमार्क पे अगर हम आएँ तो ट्रेडमार्क आपके, जैसे मैंने अभी बताया कि लोगो डिज़ाइन इसके लिए यूज़ होता है। तो एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी एक बड़ी कंपनी का, कि मैकडॉनल्ड का जो आपने सिंबल देखा है एम, वो एक ट्रेडमार्क है, क्योंकि वो एम आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको मैकडॉनल्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होता है कि मैकडॉनल्ड का साइन है। आप अगर देखते हैं पिज़्ज़ा हट, तो उसका अगर आप लोगो देखेंगे, वो लोगो देखते से आपको पता चल जाता है कि ये पिज़्ज़ा हट का साइन है। या हम इसे छोड़ दें तो ऑडी के अगर आपको सिर्फ वो 4 सिंबल आपने देखे हैं तो आपको पता है ये ऑडी है।
कहीं से आपको नाम देखने की ज़रूरत नहीं। तो ये ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क का एक सिंपल सा प्रोसेस है। ट्रेडमार्क अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की साइट होती है, आईपीओ ऑफिस की साइट, आप उस पे जाइए और अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करने के लिए अपनी कंपनी का नाम, अपने लोगो का डिज़ाइन, जो भी वो फॉर्मेट है, जेपीजी, पीडीएफ, अलग अलग फॉर्मेट्स में वो साइज़ आती है, वहाँ पर इन चीज़ों को अपडेट करें। आप उसको कब से यूज़ कर रहे हैं, कितना वक्त हो गया है आपको यूज़ करते हुए, आप वो उसको डिस्क्राइब करिए। आपकी कंपनी किस फील्ड में काम करती है, आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं। और फिर उस लोगों के सारे जितने भी क्राइटेरिया हैं, जो मैंडेटरी क्राइटेरियाज गवर्नमेंट के होते हैं, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उन सब की सारी डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद उस एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। ओके। जब एप्लीकेशन सबमिट होती है तो उस एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो इस प्रोसेस में ओवरऑल कितना टाइम लगता है? प्रोसेस ट्रेडमार्क में देखा गया है, जनरल ट्रेडमार्क में 1.5 साल से तो 2 साल का समय मिनिमम लगता ही है। ओके। लेकिन ये होता है रजिस्टर्ड होने के लिए। ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है, द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू अप्लाई फॉर अ ट्रेडमार्क। सेकंड होता है, गवर्नमेंट को जब एप्लीकेशन आई है तो वो उसका एग्जामिनेशन शुरू करते हैं कि आपने जितनी डिटेल्स उन्हें फिलअप करके दी हैं, सबमिट की हैं, वो सारी डिटेल उनके क्राइटेरिया को मैच करती है, उसमें कोई चीज़ बाकी तो नहीं रह गई है, कोई डिटेल ऐसी तो नहीं है जो गलत है या फिर उसमें आपने सही से स्पेसिफिकेशन नहीं दिया। तो वो सारी डिटेल वो ओवरव्यू करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ट्रेडमार्क की उस एप्लीकेशन में आपके द्वारा दी गई कोई जानकारी गलत है या कोई अधूरी जानकारी है, तो वो उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन फाइल कर लेते हैं। सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11 में रेक्टिफिकेशन आता है। जो एग्जामिनर होता है आपके फॉर्म का, वो उसको आपको वर्ड से रिवर्ट करता है कि आप इसके अंदर ये अधूरी जानकारी हैं, इसको पूरा करके आपके पास टाइम है, आप इसको फिर से सबमिट करिए, हम आपको फिर से मौका दे रहे हैं क्योंकि आपने पे किया है। वो डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करते हैं। उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप वो सारी डिटेल फिर से फिलअप करके सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। आफ्टर एक्सेप्टिंग योर फॉर्म एंड योर एप्लीकेशन, फिर गवर्नमेंट उसको अपने ट्रेडमार्क जनरल के लिए पब्लिकेशन करती है। ओके। ये ट्रेडमार्क जनरल जो होता है, ये साल भर में या कुछ उनके लिमिटेड टाइम होते हैं, उसमें जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उन सभी को उसमें पब्लिश किया जाता है, ताकि पूरे इंडिया में कोई भी अगर चाहे तो उस जनरल को देख के पता कर सकता है कि हमारे ब्रांड से रिलेटेड कोई और इंसान बेंगलोर में बैठा हुआ या फिर कश्मीर में बैठा हुआ है, या फिर आज हम देखें कि हमारे ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पर अगर कोई इंसान उसने अप्लाई कर दिया है तो मेरा प्रोडक्ट कहीं ब्रीच तो सेम कॉपी तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ऑब्जेक्शंस रिकॉल किए जाते हैं। अगर इस बीच में कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उस ऑब्जेक्शन के बाद एनओसी जारी कर दिया जाता है और आपको एक ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड नंबर दिया जाता है। ओके। लेकिन इसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आपका एप्लीकेशन आईपीओ ऑफिस एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपको एक टेम्प्रेरी ट्रेडमार्क नंबर देते हैं, जिसको आप अपनी कंपनी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि हम ऑलरेडी ट्रेडमार्क अप्लाई कर चुके हैं। ओके। क्योंकि कुछ केसेस में देखा गया है कि एक ए कंपनी है जो अराउंड 10 साल से एक प्रोडक्ट के लिए काम कर रही थी, जिनका एक ब्रांड नेम था और एक लोगो था। ऐसी ही सेम कंपनी एक बी चला रहा था जो किसी और स्टेट में था। दोनों एक दूसरे से अनजान है, दोनों ने ही अभी तक ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पर आता है कि किसने पहले ट्रेडमार्क अप्लाई करा है, तो आपको ये बताना होता है कि हमारा जो ब्रांड है इसके लिए हम अप्लाई कर चुके हैं, तो ये आपका एक अपर हैंड होता है कि हम अप्लाई कर रहे हैं। उस 1.5 साल में अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो गवर्नमेंट उसको आंसर करती है और आपको भी मौका दिया जाता है कि आप उसके लिए एक डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करें या उसका पर्टिकुलर आंसर दें। वो उससे अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो उनका ऑब्जेक्शन कैंसिल कर दिया जाता है और आपको ट्रेडमार्क दिया जाता है। सो फ्रॉम बिजनेस ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मुझे अपना कंपनी का नाम या लोगो ट्रेडमार्क करवाना है तो मुझे सबसे पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फिल करनी होगी जी। ये सबसे पहला और मेन स्टेप है मेरी साइड से। बाकी सब जो भी प्रोसेस होगी वो मोस्टली गवर्नमेंट की साइड से ही होगी। हाँ, लेकिन इसे पूरे टाइम ओवरव्यू करना होता है, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप खुद से अप्लाई ना करते हुए किसी प्रोफेशनल से या फिर किसी लॉयर की हेल्प लें जो इस फील्ड को जानता हो, जो इस फील्ड से रिलेटेड वर्क करता हो। क्योंकि उस वेबसाइट को रोज़ चेक करना, रोज़ आपके जो एप्लीकेशन नंबर है उसमें बार बार जाके ये देखना कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया है, कौन से सेक्शन में ऑब्जेक्शन आ रहा है। क्योंकि ट्रेडमार्क में टोटल 45 क्लासेस होते हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट अलग अलग क्लासेस को हिट करता है, तो कौन से क्लास में आपका प्रोडक्ट हिट हो रहा है, आपने उसके लिए पर्टिकुलर अप्लाई करा है या नहीं करा है। एक जनरल पब्लिक के लिए ये जानना, या कोई बिजनेस ओनर भी है तो उसे लॉ के बारे में ये नहीं पता होगा कि मेरा प्रोडक्ट कितने क्लासेस में आता है,
मैं किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और वो कौन सी क्लास में उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तो वही सबसे देखा बड़ा गया है confusion होता क्लॉसेस 1 से लेकर क्लॉसेस 35 जो हैं वो गुड्स के लिए यूज़ होती हैं, क्लॉज 36 से 45 जो है वो सर्विसेज बेसिस के लिए यूज़ होती है। तो क्या एक ही क्लॉज सिलेक्ट करना होता है या मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते नहीं, आप मल्टीपल क्लॉसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपकी कंपनी मान लीजिए किसी भी चीज़ में काम करती है, मान लीजिए स्पाइसेस इंडस्ट्री है, आप स्पाइसेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपका ब्रांड गुड्स भी बना रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है, तो आप एक से ज़्यादा भी क्लॉसेस को हिट कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आप क्लॉसेस बढ़ते जाएंगे उसका अमाउंट बढ़ता जाता है। ओके। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं कम जानकारी दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके फिर आपको लॉस देता है, क्योंकि कॉस्ट सेव आप करेंगे तो फिर आपका ट्रेडमार्क इतना मजबूत नहीं होगा जिसके लिए आप उसको करवाना चाहते थे। ओके। तो इसलिए हम सजेस्ट यही करते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें जो उसको पूरे टाइम मॉनिटर करे, चेक करते रहे कि गवर्नमेंट किस टाइप का डॉक्यूमेंट आपसे चाहती हैं, वो डॉक्यूमेंट आपका सही है यानी आपके एफिडेविट पूरी तरीके से बने हैं या नहीं, आपके ब्रांड की जो लोगो जाना चाहिए था वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही भी है या नहीं। आपने कोई लोगो डिज़ाइन करा जो गवर्नमेंट ने किसी लॉ में शायद उसे इलीगल डिस्क्राइब किया होगा और आपने अप्लाई कर दिया, तो ये भी गलत है, इससे आपकी कंपनी की ब्रांडिंग जा सकती है। जो ब्रांड नेम आपने इतने टाइम में क्रिएट करा है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो आप कोशिश करें कि किसी लीगल पर्सन से हेल्प लें जो उसे पर्टिकुलर मॉनिटर करता जाए। 1.5 साल तक कोई भी इंसान अपना जो एप्लीकेशन है उसको मॉनिटर नहीं कर सकता। ये एक सिंगल पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और हो सकता है कि जिस दिन आप देखना भूल गए उसी दिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी किया हो। और ये नोटिफिकेशन की एक लिमिटेड टाइमलाइन होती है, उसी टाइमलाइन के अंदर आपको जवाब देना होता है, अदरवाइज ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ओके। तो उस टाइम लिमिट के अंदर आप बार बार उसे जो भी जानकारी चाहिए अपडेट करते हैं। आप खुद भी जनरल चेक करें कि मेरा प्रोडक्ट वहाँ पर शो हो भी रहा है या नहीं। तो क्या कॉपीराइट के लिए भी सेम प्रोसेस है? कॉपीराइट के लिए प्रोसेस गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक सेम है। इसमें सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती है। इसमें टाइम पीरियड हमारा अलग होता है। इसमें मिनिमम टाइम पीरियड 6 मंथ भी होता है जो अप टू 2 ईयर तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने अप्लाई किस चीज़ के लिए किया है। कुछ केसेस में 1 महीने में भी कॉपीराइट मिल जाता है। ओके। अगर आपका एप्लीकेशन बिल्कुल क्लीन है, आपने एक ऐसी बुक लिख दी है जो स्टोरी आज तक किसी ने कभी लिखी ही नहीं थी, बहुत यूनिक है, और आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो इस सेक्शन में कोई भी उसके ऊपर इतनी जल्दी क्लेम नहीं करेगा। तो 1 महीने या 2 महीने में भी आपको कॉपीराइट मिल सकता है। बस ये है कि दोनों में अंतर जो मेजर आता है वो आता है टाइम का। ट्रेडमार्क एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाता है, कॉपीराइट एक अलग पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाता है। अगर आप एक कंपनी में किसी प्रोडक्ट को दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये लाइफ टाइम नहीं है, इन दोनों की एक स्टेज है, एक लिमिटेशन है। आप उस लिमिटेशन के बाद इसको फिर से एक बार रिन्यू के लिए प्रोसीड करें। तो ये टाइम लिमिटेशन हर बार अलग अलग होती है या फिक्स्ड है कि कितने टाइम प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है। ओके। ट्रेडमार्क की जो टाइम लिमिटेशन होती है, ये ट्रेडमार्क आपको दिया एक तरीके से लाइफ टाइम के लिए जाता है, लेकिन इसे हर 10 साल में रिन्यू करना होता है। ओके। और कॉपीराइट जो होता है, अगर किसी ऑथर ने बुक लिखी है या किसी म्यूज़िक इंडस्ट्री वाले ने कोई म्यूज़िक बनाई है, कोई धुन बनाई है, तो ये आपकी लाइफ टाइम तक के लिए रहती है एंड आफ्टर योर डेथ प्लस 60 ईयर्स के लिए रहती हैं। तो अगर जैसे मैंने कोई बुक लिखी है तो बुक के केस में मुझे कॉपीराइट जब मिला है तो ये मेरी डेथ तक के लिए मिला है, और आफ्टर माई डेथ 60 ईयर्स आप उसमें प्लस कर दीजिए, तब तक इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो मेरा ही रहेगा। बट जब आप इसको सिनेमेटोग्राफी में जाते हैं, म्यूज़िक में जाते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाती है। ये अप टू 60 ईयर्स रहता है एट द डेट ऑफ सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। ओके। बिकॉज 60 ईयर्स इज अ वेरी बिग टाइम, उसमें पूरा जनरेशन चेंज हो जाता है। तो अगर कोई 60 साल पुरानी धुन फिर वापस से करना चाहता है इंक्लूड, उसको चेंजेस करके मॉडिफाई करके कर सकता है, लेकिन बुक्स के लैंग्वेज में ये नहीं हो सकता। तो सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरा कोई ब्रांड ट्रेडमार्क कराया है, 6 महीने बाद या 1 साल बाद मुझे पता चलता है कि कोई और मेरे ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर मैं उस टाइम क्या लीगल एक्शन ले सकता हूँ? मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी को स्टार्ट किया है तो फर्स्ट डे से ही आपको लीगल चीज़ें भी देख के चलना होंगी। आप लीगल पार्ट को कभी भी नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते। अगर आपने आपकी कंपनी का कोई यूनिक नाम सोचा है तो सबसे पहले उस नाम को ही चेक करवा लो कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ट्रेडमार्क कराने के बाद आपकी कंपनी के नाम पे किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि ये कंपनी का नाम तो मैं काफ़ी सालों से चला रहा हूँ। तो सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड के लिए चेक करें कि आपकी कंपनी का नाम तो कहीं किसी और की तरह मैच तो नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी नहीं है, मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए, ओके। तब भी उसके लिए रिजेक्शन आता है।
अगर एडिडास कंपनी है, मैं एडिडास कंपनी का एडिडास के आगे कोई भी नाम जोड़ दूं या एडिडास में थोड़ी सी स्पेलिंग आगे पीछे करके लॉन्च कर दूं कि एडिडास कर दिया और मैंने लॉन्च कर दिया कि अब मैं भी शूज़ बनाऊंगा, कि मैंने एडिडास थोड़ा ना रखा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो ब्रांड आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो आपकी गुडविल बाद में बनेगी, वो सच में आप एक्सेप्ट कर भी सकते हो या नहीं, या उसके लिए आप रेडी हो भी या नहीं। आपकी गुडविल क्रिएट होने के बाद आपको कहीं से पता चले कि 1 साल बाद किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल करा है, तो वो 1 साल में तो आपकी गुडविल बन चुकी है। तो फॉर एग्जांपल कोई और मेरा नाम यूज़ कर रहा है तो फिर मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ? सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो गवर्नमेंट की साइट्स हैं जहाँ पर हर प्रोडक्ट के डिटेल या हर ब्रांड की डिटेल्स जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो सबमिटेड है। आप सबसे पहले उस पर चेक करिए कि आप जो नाम सोच रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा किसी और ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं करा है। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए। अगर वहाँ पर आपको चेक करने के बाद पता चलता है ऐसा नहीं है, मैं ही एक अलग यूनिक चीज़ें लेके आया हूँ, तब फिर आप उसमें आगे बढ़िए। आप उस ब्रांड को सबसे पहले रजिस्टर्ड करो। कॉपीराइट में एक सिंपल चीज़ है कि किसी बुक ऑथर ने बुक पब्लिश कर दी और उसको कॉपीराइट नहीं करवाया, तो भी आप उसे कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कि सबसे पहले बुक लिखी किसने थी। हो सकता है आपने जो स्टोरी लिखी है वही स्टोरी आज से 6 साल पहले किसी और ने भी लिखी थी कहीं और, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। आपने उस इंग्लिश वर्जन या अलग लैंग्वेज का हिंदी वर्जन लॉन्च कर दिया, तो यहाँ तो वो डिफरेंट है और आपने कॉपीराइट भी नहीं लिया था कि स्ट्राइक ना है या उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन फाइल ना करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कॉपीराइट नहीं लिया है तो वो आपके इस पर क्लेम नहीं ले सकते हैं। अगर उन्होंने कॉपीराइट नहीं लिया है तो भी क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। पब्लिश होना भी अपने आप में कॉपीराइट है। ठीक है। कॉपीराइट इसीलिए लिया जाता है कि आपको वो एक्स्ट्रा एक प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि आपने अगर कॉपीराइट नहीं कराया है तो आप जब किसी के ऊपर लीगल केस करना चाहते हो या कोई लीगल एक्शन लेना चाहते हो वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आपने कॉपीराइट कर रखा है, आपने ट्रेडमार्क ले रखा है, तो उसके बाद जो लीगल एक्शंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। उसमें आपके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को पे किया है, आपने सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पहले से बताई है, तो गवर्नमेंट की साइड से आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है और वो प्रोसेस बहुत ईजी होता है, मॉनिटरी बेनिफिशियल भी होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा ट्रेडमार्क अगर किसी और ने इलीगली यूज़ किया है तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट केस तो जा ही सकता हूँ? डेफिनेटली। तो उसमें क्या मुझे फाइनेंशियल उससे कुछ मैं अपना रिकवर कर सकता हूँ या उसके अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस लगा सकता हूँ? आप सिर्फ कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसके अगेंस्ट आप एफआईआर कर सकते हैं। ओके। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क किया हुआ है, उसको किसी ने कॉपी करा है मिलता जुलता या चेंज करके भी, और उसे यूज़ कर लिया, तो सबसे पहले आप पुलिस में एक एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। उन्हें राइट है कि वो उस पर्सन की जितना भी फैक्ट्री में प्रोडक्ट है जिससे रिलेटेड आपने क्लेम किया है उसको सीज कर सकते हैं। ओके। वो टोटल प्रोडक्ट सीज हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उन्हें अरेस्ट का पावर है। वो देखते हैं कि क्राइम कितना बड़ा है, जो उन्होंने ट्रेडमार्क चोरी किया उससे आपको कितना लॉस है, आपको ये बताना होगा। जब आप ये बताते हैं तो उन्हें अरेस्ट का पावर भी है, वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, आप कोर्ट जब जाते हैं, जब केस कोर्ट में जाएगा, अपने आप को आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप उस टाइम पे उनकी अकाउंटिंग जो उन्होंने उस प्रोडक्ट से कमाया है या इसके एक्स्ट्रा भी जो आपको लॉसेस हुए वो सारे लॉसेस आप उनसे कवर कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क या कॉपीराइट रजिस्टर्ड करना या पेटेंट रजिस्टर्ड करना ये आपको फाइनेंशियली भी सिक्योर करता है और आपकी गुडविल और ब्रांड को भी सिक्योर करता है, और इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है। अगर आपने नहीं कराया होता तो पुलिस स्टेशन जाने पे या कोर्ट जाने में सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे आएगा कि आप इस प्रोडक्ट को कब से यूज़ कर रहे हो, पहले आप इसकी जानकारी दो। क्योंकि हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो और वो बंदा सच बोल रहा है, या वो इंसान जो बता रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरा है वो सही है, हो सकता है उसने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया हो, क्योंकि आपने तो रजिस्टर्ड नहीं करा है। और जो पहले आएगा गवर्नमेंट को तो तभी पता चलेगा कि ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो इसकी लीगल जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी मजबूत है, इसीलिए काफ़ी लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका ब्रांड बन रहा है, आपकी गुडविल क्रिएट होना शुरू हो गई है, आपके ब्रांड के नाम से, आपके प्रोडक्ट के नाम से लोग आपको जान रहे हैं, आपकी कंपनी को जानना शुरू कर दिया है, तो आप ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सबसे पहले लीजिए। सबसे पहले अपना कंपनी का नाम रजिस्टर कराएं जी। फिर उसके बाद अपने नाम को और लोगो को दोनों का आप ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं? हाँ, ट्रेडमार्क लोगो का भी होता है और नेम का भी होता है। ओके। जैसे अभी बहुत फेमस केस हुआ था, काफ़ी साल पहले की बात है, याहू कंपनी हम सब जानते हैं कि याहू है। दिल्ली में एक रहने वाला है मिस्टर आकाश, अगर मैं नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ तो
मिस्टर आकाश हैं, उन्होंने याहू इंडिया के नाम से एक डोमेन परचेज कर लिया इंडिया में, क्योंकि याहू नाम तो नहीं मिल सकता था। याहू इंडिया के नाम से उन्होंने डोमेन अप्लाई करा, उनको मिल भी गया। उन्होंने याहू इंडिया के नाम से सेम वेबसाइट लॉन्च कर दी। अब नाम मिलता जुलता है। याहू ने जब केस करा तो उनका कहना था कि मेरा तो याहू इंडिया का डोमेन है, याहू थोड़ी ना है, लेकिन मिलता जुलता नाम है। तो याहू ने क्लेम किया, जो पर्सन है जिन्होंने याहू इंडिया के लिए डोमेन परचेज किया था, उन्होंने जितना फाइनेंशियल लॉस याहू को हुआ है वो भी देना पड़ा, अपना डोमेन भी वापस से सरेंडर करना पड़ा है उन्हें, डोमेन उनके पास नहीं रहा। और इसके अलावा कोर्ट ने जो उन पर पेनल्टीज़ लगाई हैं वो पेनल्टीज़ भी याहू को देनी पड़ी। तो ट्रेडमार्क का यही बेनिफिट है। ऐसा ही एक रीसेंट केस हुआ था मेरे ख्याल से, जब जियो और हॉटस्टार का मर्जर हुआ था जी, एक किसी रैंडम पर्सन ने JioHotstar.com का डोमेन ले लिया था। डोमेन एक्चुअली क्या होता है, आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो इतने बड़े वर्ल्ड में कौन कहाँ पे क्या वेबसाइट बना रहा है किसी को नहीं पता। डोमेन में थोड़ा सा भी वर्ड अगर आगे पीछे हो जाता है तो वो एक टेक्नोलॉजी है जो इस बात को नहीं समझ पाती कि इसके पीछे इंसान का इंटेंशन क्या है। आज अगर जैसे मैंने आपको याहू का एग्जांपल दिया कि याहू और याहू इंडिया, तो डोमेन को सिर्फ इतना पता था कि याहू का कोई नाम आएगा तो मुझे उसे रिजेक्ट करना है, उसके आगे इंडिया लिख दिया तो उसने दे दिया। ओके तो यही वाला इशू है कि जब आपका हल्का सा नाम भी आगे पीछे होता है। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में क्लियर इंस्ट्रक्शन है, मिलता जुलता नाम, पहली बात तो सेम नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली। सेकेंड, रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी काम करती है मान लीजिए रोबोट बनाने में, और मेरी कंपनी भी रोबोट बना रही है, और मैंने आपकी कंपनी से थोड़ा सा हल्का सा मिलता जुलता नाम कुछ डिफरेंट करके अप्लाई करा है कि मेरा तो नाम अलग है, हम सेम इंडस्ट्री वाले हो सकते हैं, वो भी नहीं चलेगा। आपका नाम डिफरेंट होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट किसी ने ट्रेडमार्क करा है तो आपका डिज़ाइन भी डिफरेंट होना चाहिए। आपको अगर याद होगा, जो फ़ोन कंपनीज हैं, फ़ोन कंपनी जब भी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है वो अंडर प्रोसेस ही होता है, लॉन्च भी नहीं होता है, उसकी डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट नहीं होती, उसके पहले ही उसके डिज़ाइन का ऑलरेडी पेटेंट ले लेते हैं या उसका एक ट्रेडमार्क करा लेते हैं कि ये पेटेंट स्पेसिफिक हमारे पास ही होगा। और यही है कि सैमसंग के पास स्पेसिफिक फोल्ड का पेटेंट है, क्योंकि फोल्ड सबसे पहले सैमसंग ने लॉन्च किया था, और जब अंडर प्रोसेस था तभी उन्होंने उसका क्लेम ले लिया था कि ये हमारे पास ही रहेगा। आप किसी को भी बनाना है तो उन्हें क्रेडिट सैमसंग को देना होगा, उनसे वो डिज़ाइन परचेज करनी होगी। जब वो उन्हें अलाउ करेंगे, अथॉरिटी देंगे, तभी दूसरी कंपनी वो बना सकती है। ऐसा ही सेम चीज़ एप्लीकेबल है मेरे ख्याल से कुछ मोबाइल कंपनीज हैं जिन्होंने अपने लेंसेज पे ट्रेडमार्क ले रखा है जी, और बाकी स्क्रीन इंडस्ट्री कंपनीज है। को फिर हाँ आप जितने फोन्स यूज़ कर रहे हैं उसमें आई गेस 70% इंडस्ट्री पे सैमसंग का होल्ड है। सैमसंग उन्हें स्क्रीन सप्लाई करता है। उन्होंने एक स्क्रीन है, मुझे क्योंकि आजकल इतनी डिफरेंस आ गई हैं स्क्रीन की, एग्जैक्टली किस पे उन्होंने लिया है वो वाला नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका प्रॉपर पेटेंट अपने पास लिया हुआ है। तो किसी भी मोबाइल फ़ोन कंपनी को अगर वही स्क्रीन यूज़ करनी है तो उन्हें सैमसंग से ही परचेस करना होगा। उसका मोनोपोली है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने सालों तक मिला हुआ है और वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। यही यूनिक आइडिया है जिसको सिक्योर करता है IPR। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। अगर लोग डरते हैं, काफ़ी सारे लोगों में मिसकंसेप्शन ये बना हुआ है कि मैंने तो इंडिया में ट्रेडमार्क और कॉपीराइट लिया है, मेरी कंपनी कल से इंडिया के बाहर ग्रो करेगी तो फिर मुझे कौन बचाएगा। हो सकता है कि कोई US में कॉपी कर ले, कोई चाइना में कॉपी कर ले। तो यहाँ पर लोगों को सही जानकारी है ही नहीं। इंडिया ने बर्न कन्वेंशन में साइन किया है, जिसके अंदर अराउंड 166 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साइन किया है। आई गेस 165-166 कुछ हैं जिन्होंने उसमें साइन किया है। ये सारी कंट्रीज़ पे ये लॉ अप्लाई होता है। अगर आपने इंडिया में कोई ट्रेडमार्क लिया है तो उन सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ आपके नाम से ही सिक्योर रहेगी, वो कॉपी नहीं कर सकते। ओके ये लॉ लोगों को पता भी तब चला था जब रिसेंटली बिस्लरी कंपनी का केस हुआ था। आज से 10 या 20 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की होगी, 2001 और 2। माजा कंपनी एक काफ़ी बड़ा केस रिनोन है जो हमारे इंडिया में नहीं हुआ था, टर्की में हुआ था। टर्की में माजा वॉर के नाम से एक केस आया था, बहुत फेमस केस था। माजा कंपनी जो है वो किसी और कंपनी के पास है। माजा खुद एक ब्रांड नेम है, ये एक अलग कंपनी ने ऑक्यूपाई करा हुआ है। उन्होंने बिस्लरी को इंडिया में अपने राइट्स सेल आउट किए थे माजा बना के बेचने के। ओके तो अब बिस्लरी के पास पूरा कंप्लीट राइट आ गया कि हम बेचेंगे। टर्की में जाके इन्होंने किसी और कंपनी को अपना वो सारा वापस से जितने भी अपने राइट्स थे वो दे दिए, और उसको बोला कि आप वहाँ किसी और नाम से बना के बेचो। ओके नाम चेंज कर लो, और सारा पीछे का जितना भी इसका प्रोडक्शन है, इसके अंदर जो मेथड यूज़ होती है, वो उस कंपनी ने अपने पास रखे।
और टर्की में किसी और कंपनी के थ्रू बिजनेस करने लगे। बिजनेस कंपनी ने टर्की को भी टारगेट किया अपने बिजनेस के लिए, तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी कोई और कंपनी बना रही है, सेम फार्मूला सेम चीज़ें। और जब उन्होंने पता करा सारे जो भी उनके लीगल एक्शंस थे उससे, तो पता चला कि यही कंपनी जिसने मुझे ये राइट्स दिए हैं उसने इसको ये सेम राइट्स दिए। तो एक कंपनी एक प्रोडक्ट की डील दो अलग लोगों से नहीं कर सकती, आपको उन्होंने पे किया है। तो ये केस जब चला, उन्होंने अपने रिप्लाई में लिखा था कि हमने इनसे इंडिया में डील करी थी और हम टर्की में किसी और के साथ डील क्यों नहीं कर सकते। तब ये बात सामने आई थी कि वन कन्वेंशन की वजह से आप ये 165 कंट्रीज़ में डील नहीं कर सकते, ये उनके पास ही राइट्स रहेंगे। और उनको फाइनेंशियली लॉस का सामना करना पड़ा, अपना पूरा राइट्स उन्हें देने पड़े, और जितने भी लॉसेस उस दौरान उस कंपनी मतलब प्रॉफिट कंपनी ने कमाया वो सारा प्रॉफिट भी उन्हें हैंड ओवर करना पड़ा। अक्सर ये देखा जाता है कि कंपनी या ब्रांड नेम के आगे एक टीएम या एक आर सर्कल में लिखा रहता है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? अभी जैसे हमने बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है पब्लिकेशन के लिए जो जनरल्स में जाएगा, जब वो एक्सेप्ट होने के बाद पब्लिकेशन में जा रहा है तो आपके पास क्या सिक्योरिटी है, क्योंकि आपका फॉर्म तो एक्सेप्ट हो गया है, आपने उसके लिए एक नॉमिनल जो फ़ी है वो पे की है। तो गवर्नमेंट उस वक्त आपके ब्रांड को सिक्योर करने के लिए, ताकि इस बीच में उसी से मिलता जुलता कोई वापस से नया ब्रांड ना बन सके। हो सकता है आपने जब अप्लाई करा 1 साल के अंदर मैं एक नया ब्रांड बनाऊंगा और 1 साल बाद ऑब्जेक्शन फाइल करूंगा, तो उस बेसिस पे भी आपका फिर फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए कंपनी आपको एक टेम्प्रेरी ट्रेडमार्क नंबर देती है। तो उसमें पे आपको राइट्स होते हैं कि आपने ब्रांड लोगो जिस भी चीज़ के लिए आपने ट्रेडमार्क यूज़ किया है उसके आगे आप सर्कल में TM एक स्पेसिफाई करके शो कर सकते हो, जिससे लोगों को ये जानकारी हो कि ये ब्रांड ऑलरेडी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर चुका है। अगर किसी को उसकी जानकारी चाहिए तो आप ट्रेडमार्क जनरल में जाके देख सकते हैं। सो टीएम का मतलब TM होता है टेम्परेरी ट्रेडमार्क। ये टेम्परेरी ट्रेडमार्क है। ओके। 1-1.5 साल 2 साल का जो भी प्रोसेस है, आप वो पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से कंप्लीट करके हर ऑब्जेक्शन से बच के आए हैं, और जब कंपनी आपको फाइनल NOC देती है, फाइनल आपको ट्रेडमार्क का आपका परमानेंट नंबर मिलता है, उस टाइम पर वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है। तो वो TM जो सिंबल है वो हट के R में कन्वर्ट होता है, जो हमने देखा है कि सर्कल में R लिखा होता है। इट मीन्स ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और TM मीन्स ये अंडर प्रोसेस है। ओके। और ये यूज़ होता है कॉपीराइट में। कॉपीराइट में तो आपका जैसे ही कॉपीराइट एक्सेप्ट होता है, पब्लिकेशन में क्लियर होता है, उसमें C का ही सिंबल है, वहाँ पर आप कभी भी टेम्परेरी नहीं देखेंगे। टेम्परेरी नंबर आपको अलॉट होता है, लेकिन आपको कोई भी ऐसा लिखने के राइट्स नहीं होते हैं, और लोग वेट करते हैं मैं उसे पब्लिश क्यों करूँगा जिसको मैं चाहता हूँ कॉपी ना हो। क्योंकि अब जो ज़माना है या हमारा जो आज का टाइम है ये सोशल नेटवर्किंग का टाइम है। मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ है आपकी जो आपने कॉपीराइट करवा रखा है या ट्रेडमार्क में आप यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसको सोशल नेटवर्क फेसबुक पे या किसी पे पब्लिश कर दिया। अब अगर वो कॉपी होता है तो इसकी सारी जितने भी बर्डन रहेगा या इसकी जो भी जवाबदारी है वो आपकी है। इसमें उस कंपनी का कोई लॉस नहीं है, उस कंपनी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। आप टर्म्स कंडीशन का जो पेज है उसको चेक करेंगे, आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को कोई भी यूज़ करे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो इसीलिए जब कोई मूवी लॉन्च होने वाली होती है या कोई बुक का पब्लिकेशन आता है, वो तब तक वेट करते हैं जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो जाए। जब उन्हें कॉपीराइट के सारे सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं, NOC उनके पास आ जाती है, उसके बाद ही उसे पब्लिश करते हैं। आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप उन्हें ये भी डिटेल बताते हैं कि इसे हम कब पब्लिश करना चाहते हैं, ताकि उस दौरान उन्हें पता रहे। क्योंकि अगर आपको कॉपीराइट में 2 ऑप्शंस हैं, एक होता है नॉर्मल कॉपीराइट जिसमें आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, मिनिमम 1 मंथ, मैक्स टू मैक्स 3, 4, 5, 6 मंथ, जो भी उस प्रोसेस में टाइम लगेगा ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग और आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग, उतना टाइम के बाद आपको उसका नंबर मिल जाएगा, आपका कॉपीराइट रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप चाहते हैं मेरा प्रोसेस जल्दी हो, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है आपके काम को और इजी करने के लिए, कि आप एक्स्ट्रा एक फॉर्म आता है, एक्स्ट्रा एक फ़ी होती है, आप वो पे करिए तो वो इमरजेंसी में चला जाता है, वो फास्ट प्रोसेस में चला जाता है। तब आपका कॉपीराइट फर्स्ट प्रेफरेंस पे दिया जाता है कि नहीं, इन्हें इतने टाइम के दौरान ये कॉपीराइट चाहिए। तो उस टाइम लाइन में वो उस कॉपीराइट्स को हर तरीके से क्लियर करके आपको सर्टिफिकेशन और NOC दे देते हैं। NOC मिलना अपने आप में ये आपके पास गारंटी है कि आपने हर सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट की हैं, आपने गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स क्लियर किए हैं, और आप जितनी भी उनकी जो प्रोसेस है उन सबको कंप्लीट करते हुए यहाँ आए। तो अगर मेरी एप्लीकेशन अगर बाय चांस रिजेक्ट हो जाती है तो फिर क्या मेरे पास
वापस रीअप्लाई कर सकता हूँ या मुझे सब चीज़ें वापस ट्रेडमार्क का नाम ये बहुत ज़रूरी है। आपका ट्रेडमार्क या कॉपीराइट किस वजह से रिजेक्ट हुआ है वो गवर्नमेंट आपको हमेशा बताएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये लिखा हुआ आता है कि इट्स नॉट अप्रूव्ड। उसके पीछे इसीलिए हमने बोला कि आप एक लीगल किसी पर्सन की हेल्प लेंगे ना, वो उस पर पूरा ऑब्जर्वेशन रखेगा। उन्हें पता होगा कि अगर गवर्नमेंट ने सिर्फ सेक्शन लिख के दिया है कि अंडर दिस सेक्शन योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड और कैन नॉट बी वेरीफाइड, तो उसके पीछे रीज़न क्या, आप सेक्शंस ढूंढने नहीं बैठेंगे। वो आपको बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने रीज़न बताया है कि इस रीज़न से आपकी एप्लीकेशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। अगर वो आपकी ही किसी मिस्टेक की वजह से है तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है विथ वैलिड प्रूफ जो आपके पहले से वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तब आपका ही जो रिप्रेजेंटेटिव आपको बता पाएगा कि नहीं इसमें हमने ये गलती करी है और इसे हम फिर से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो इलीगल एक्टिविटी में आएगा। ओके। अगर आपने किसी, मान लीजिए आज ऑडी के जो सिंबल है वो ट्रेडमार्क है, वो रजिस्टर्ड है और उसके राइट्स उनके पास हैं, मैंने अप्लाई कर दिया, रिजेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात रिजेक्ट होगा। इसका मतलब थोड़ा ना मैं फिर से अप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है वो रिजेक्ट ही होना है, उसके राइट्स ऑलरेडी किसी के पास हैं। हाँ, अगर मैंने 4 की जगह 5, मैं सोचूं कि 5 बना दूं तो भी अप्लाई नहीं होगा, मिलता जुलता है। कुछ अलग डिज़ाइन था मेरा और ऑडी वालों ने उस पर क्लेम कर दिया या किसी और कंपनी कर दिया कि ये तो मेरे जैसा है, जबकि ऐसा नहीं था, तो फिर मैं अप्लाई करूँगा अपने सारे जवाब के साथ। इसीलिए उसको बोलते हैं कि आप उस पर ओवरव्यू रखिए, उसको कांस्टेंट देखिए कि इसके ऊपर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया है क्या, या इसके ऊपर कोई भी एक नोटिफिकेशन आया है, अगर आया है तो उसी टाइम पीरियड में जवाब दीजिए ताकि आपको फिर से रीअप्लाई के प्रोसेस से परेशान ना होना पड़े। वरना फिर वापस वो लेंदी प्रोसेस। जैसे हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, आप पासपोर्ट के लाइन में लगते हैं, फर्स्ट काउंटर जाते हैं, आप उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं जो आपने अपने पासपोर्ट फॉर्म में दिए हैं। मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट आप घर पे भूल गए या वो मिसप्रिंट था, ढंग से शो नहीं हो रहा है, तो पासपोर्ट वाले आपको उस टाइम रिजेक्ट नहीं करते हैं एप्लीकेशन। वो बोलते हैं आप एक काम करिए, हम आपको नई डेट दे रहे हैं, आप उस दिन आके ये डॉक्यूमेंट फिर से हमें दिखा दीजिए। अगर आप उस दिन कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर से अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये था कि आपके डॉक्यूमेंट्स कम है। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट सारे सही दिखाए, आप फर्स्ट काउंटर क्लियर करके गए, सेकंड पे आए, पता चला आपका पासपोर्ट किसी वजह से रिजेक्ट हुआ था पहले, वहाँ पर रीज़न शो है, आप फिर से रीअप्लाई करके आए हो, तो ऑब्वियस ही बात है रिजेक्ट होगा क्योंकि वहाँ पर आपके रीज़न स्पेसिफिक हैं। यही ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में भी है कि आपके रीजंस अगर स्पेसिफिक शो हैं, आप कितनी बार भी अप्लाई करो वो रिजेक्ट ही होगा और आपकी जितनी फीस है वो नॉन रिफंडेबल होती है, उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। आपकी गलती से हो या आपकी गलती ना हो, उन्होंने आपको पर्टिकुलर टाइम दिया है, मौका दिया है अपनी बात रखने का, नहीं देते हो तो आपके लिए उन्होंने जो काम किया है वो फीस वो चार्ज करते हैं। तो इनके नॉमिनल फीस होती है या? काफ़ी नॉमिनल फीस है, बहुत एक्स्ट्रा ऐसी हेवी फीस नहीं होती है कि लोगों को लगे कि यार मैं ट्रेडमार्क छोड़ ही दूँ। अगर आप एक अच्छा ब्रांड बना रहे हैं तो हमारा सजेशन रहता है कि ऑलवेज गो फॉर द ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। ओके। अगर आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, आप पेटेंट चाहते हैं, आप ट्रेडमार्क चाहते हैं, आप कॉपीराइट चाहते हैं, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट उस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, गो फॉर इट। क्योंकि आज लगाए हुए 5-10 हज़ार या 15 हज़ार जो भी एक फ़ीस है, सब कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। अब जैसे मैं आपको बोल दूँ कि 5,000 रुपये फ़ीस होती है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है उसने 4 क्लॉज को हिट कर दिया तो फिर आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। तो पहले आप हमें सही जानकारी दो ताकि हम देख पाएँ कि सही है या नहीं है। जब सारी जानकारी सही होगी तो ही आपका काम अच्छे से होगा, नहीं तो फिर पेनल्टीज़ होंगी। ओके। और इन्हीं सारी चीज़ों से लोग चाहते हैं कि हम परेशान ना हो, तो बेटर हम लेते ही नहीं है। फिर बाद में पता चलता है कि यार मैं तो 20 साल से कोशिश कर रहा था, मैंने इतना काम करा, इस प्रोडक्ट को इतना बनाया, कोई और आया और ये प्रोडक्ट उठा के ले गया। यही गुडविल जो है, यही कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट असेट है। जब आप कंपनी सेल करते हैं किसी को या आप मर्जर करते हैं, तब ये सारी चीज़ें काम आती है। लोगों को उसका अंदाज़ा आज नहीं होता है। किसी ने नहीं देखा कि फ्यूचर में, आज जियो को नहीं पता था कि फ्यूचर में वो हॉटस्टार को टेक ओवर करेंगे या मर्ज कर लेंगे, नहीं पता था। हॉटस्टार को भी नहीं पता था कि ऐसी कोई नीड आ सकती है, लेकिन हॉटस्टार का जो अपना नाम है वो ब्रांड वैल्यू है, तो हॉटस्टार ने उस चीज़ का चार्ज किया है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक जियो ने सिर्फ एक कंपनी ली है। कंपनी का एक जो वैल्यूएशन होता है अलग होता है और उसके ब्रांड का जो नेम का वैल्यूएशन होता है वो अलग होता है। ये एक टैक्सेशन पार्ट है, इसलिए हम टैक्स के लिए सीए के पास जाते हैं क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट है। लीगल चीज़ के लिए भी आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपको बता पाएंगे कि आप इन फ्यूचर अगर ये सारी चीज़ें करके चलते हैं तो आपको कितना बेनिफिट है। आज आपका ब्रांड अच्छा बना है, आज 5 साल बाद या 10 साल बाद किसी ने उस ब्रांड को कॉपी कर लिया, या आपका कोई कंपनी का एम्प्लॉय है जिसने कंपनी सीक्रेट्स आउट कर दी है, उस टाइम आप अगर सोचेंगे कि काश मैंने करवा लिया होता या उस दिन मैंने एक्शन ले लिया होता, तो वो वापस लौट के आएगा नहीं, वो गया।
तो जितने भी नए फाउंडर्स हैं जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी एडवाइस है जो अभी सर ने दी है कि आप सबसे पहले ट्रेडमार्क और कॉपीराइट पे ज़रूर काम करें। और ये मेरे ख्याल से इनिशियल स्टेप्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। पर ये वेरी करता है। अब मेरी अगर आप पर्सनल बात करेंगे, जो मेरा पर्सनल अगर किसी को ओपिनियन होता है मेरे क्लाइंट को, मैं कभी भी कंपनी रजिस्टर्ड के वक्त उन्हें ये नहीं बोलता हूँ कि आप ट्रेडमार्क करें। हाँ, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड अच्छे से कर लें, उसके नाम को चेक करें, ये ज़रूरी है। कंपनी रजिस्टर करने की क्या प्रोसेस होती है? सिंपल है बहुत। आप जैसे अपना नाम कहीं रजिस्टर्ड करते हैं, कंपनी रजिस्टर करने का सिंपल सा तरीका है। आप कंपनी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, या फिर ऑफलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा इजी होता है। ऑफलाइन कहाँ पे करना? ऑफलाइन इनके ऑफिस में, अगर आप जिस जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, एमपी में अगर आप हैं तो एमपी में इनका ऑफिस अलग जगह होगा, दिल्ली में अगर है तो अलग जगह पर होगा। हर स्टेट में अलग अलग ऑफिसेस हैं। तो या तो आप वहाँ पर जाके परेशान होइए, क्योंकि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कम है तो आपको फिर से आना जाना पड़ेगा। तो हम प्रीफर करते हैं कि ऑनलाइन थोड़ा ईजी है, सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर है और आपके सामने है। वो थोड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स नीड है, आप जो नाम चाहते हैं, आप किस फील्ड में काम करेंगे, आपकी कंपनी के एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, कंपनी के सारे टर्म्स कंडीशन गाइडलाइंस, कंपनी का आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि आपकी कंपनी किस तरीके से काम करेगी, आपकी लिमिटेड कंपनी है, आपके दो डायरेक्टर्स कितने हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक अलग क्राइटेरिया है। आप प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं और इसके अलावा आप इंडिविजुअल फर्म्स स्टार्ट करते हैं, सब में अलग अलग गाइडलाइंस हैं। किसी में एक डायरेक्टर की नीड होती है, किसी में मिनिमम 2 हैं, किसी में मिनिमम 5 हैं, किसी में 10 से ज़्यादा भी हैं। ओके। तो सबका अलग क्राइटेरिया है। आप सबसे पहले चेक करें कि आपकी कंपनी किस क्राइटेरिया में काम करेगी, पहले ये आप क्लियर करिए। आपने वो क्लियर कर लिया है, उसके बाद आप उन गाइडलाइंस को कंप्लीट करके कंपनी के लिए आप अप्लाई करें। और ये काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। कंपनी रजिस्टर्ड करना ईजी है। विद इन मतलब हार्डली हम देखें तो मैक्स टू मैक्स 4 to 5 मंथ 6 मंथ मैंने सबसे हार्डली बोल दिया है आपको कंपनी रजिस्टर्ड होने में जो टाइम लगता है। अदरवाइज विद इन 45 to 60 डेज आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है बहुत ईजीली। आप उस फर्म के नाम से अपना अकाउंट ओपन करके अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। बट ट्रेडमार्क और कॉपीराइट हम तभी सजेस्ट करते हैं जब आपका ब्रांड बनना शुरू हो गया है, या फिर आपकी कंपनी एक ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जिसमें हर एक चीज़ यूनिक है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अगर आप किसी फार्मा रिलेटेड कंपनी में हैं तो आपका हर एक चीज़ नया होगा। तो आप उसके लिए हम बार बार आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना एक लीगल टीम कंप्लीट हायर करके रखिए। आप एक लीगल पर्सन के साथ पूरे टाइम एसोसिएट रहें, उनका काम रहेगा आप जो भी बना रहे हैं उसको अप्लाई करना और ट्रेडमार्क को कॉपीराइट ला के आपको देना, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा कोई और ना ले सके। जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका ब्रांड बनता जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में अगर कोई छोटे सेक्टर से या स्मॉल इंडस्ट्री लेके आया है तो वो ट्रेडमार्क में अगर परेशान नहीं होना चाहता है तो ना हो, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका ब्रांड बना नहीं है। लेकिन अगर वो पिछले 6 महीने या 1 साल में अपनी कंपनी को ग्रो करते हुए देख रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि लोकल सेक्टर में ही सही, मान लीजिए सिर्फ एमपी में कोई काम कर रहा है या सिर्फ दिल्ली में काम कर रहा है, और दिल्ली में उनका प्रोडक्ट अच्छा ग्रो कर चुका है, लोग उनको उस प्रोडक्ट के नाम से जानने लगे हैं, या उनका प्रोडक्ट सिर्फ अब आज की डेट में आपको नूडल्स खाना है तो आप ये नहीं बोलते हो शॉप पे जाके नूडल्स दो, आप बोलते हो मैगी दो। क्योंकि मैगी ने नूडल को अपना एक इस तरीके का ब्रांड बना लिया है कि नूडल को उन्होंने पूरी तरीके से कवर कर लिया। आज नूडल कोई नहीं बोलता, लोग बोलता है मैगी, तो मतलब समझ जाओ नूडल्स चाहिए। तो अगर आपका ब्रांड इस तरीके से बनने लगा है तो गो फॉर इट। आप क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपकी सेफ्टी है। बट इनिशियली अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इससे बचना चाहता हूँ तो आप इससे थोड़े टाइम के लिए बच सकते हो, बट डोंट थिंक कि यार कहीं ना कहीं, बट ये है कि डोंट थिंक कि आप लीगल चीज़ें ही छोड़ दो, कि मैं तो एक काम करता हूँ लीगल सेक्टर पूरा छोड़ देता हूँ, मैं किसी लीगल चीज़ में ध्यान नहीं दूंगा, जब बनेगा तब देखूंगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैवी हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा लॉस देके जाएंगे। सर अब मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में समझना चाहूँगा कि ये है क्या और ये काम कैसे करता है। अभी तक हम जैसे बात कर रहे थे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें, ये एक इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। सिंगल पर्सन के लिए भी वर्क करता है, लेकिन आजकल इतना आज तक देखा नहीं गया है कि सिंगल पर्सन ने इसका यूज़ ज़्यादा करा है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया इसलिए गया है कि उपभोक्ताओं को उनके संरक्षण के लिए, उपभोक्ता के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों का हनन ना हो, या सीधी हम लैंग्वेज में बात करें कि कोई भी किसी कंज्यूमर को एक फ्रॉड करते हुए उसका मिसयूज़ ना कर सके, उससे बचाने के लिए। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वर्क कैसे करता है।
अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, आप कोई भी कंपनी का नाम ले लें, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वही कंपनी इस तरीके से काम करती है, लेकिन मान लीजिए आपने XYZ कोई ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी है, उसमें एक प्रोडक्ट था, वो परचेज़ करा, मोबाइल फ़ोन था, आपने देखा अच्छा है, आपको सारे स्पेसिफिकेशन पसंद आए, आपको उसका रेट सही लगा जो कंपनी ऑफ़र कर रही थी, आपने बुक करा और परचेज़ कर लिया। आपने उसका पे कराए, कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है या एडवांस पेमेंट हो सकता है, कुछ भी। जब आपके पास घर पे प्रोडक्ट आया, काफ़ी सारे केसेस में आया है, फ्लिपकार्ट के साथ भी हुआ है, अमेज़ॉन के साथ भी हुआ है, काफ़ी सारे केस में हुआ है, जब घर पे आया, बॉक्स खोला तो उसमें साबुन की टिक्की या पत्थर निकला है। अब सेल्समैन जो लेके आया है उसका कहना है कि मैंने बॉक्स ओपन नहीं करा, कंपनी का ये कहना है कि हमने प्रोडक्ट तो दिया था। अब इस बीच में प्रोडक्ट किसी ने भी इधर करा हो गया, तो कंपनी झूठ बोल रही है या सेल्स एग्जीक्यूटिव झूठ बोल रहे हैं, जो भी है, नुकसान उपभोक्ता का है, क्योंकि वो तो पैसा दे चुका है और वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। अब वो चक्कर लगाता रहता है, कभी कंपनी से बात कर रहा है, कभी सेल्समैन से बात कर रहा है, सेल्समैन बिना पैसे लिए जाएगा नहीं, कंपनी आपसे सारे प्रूफ मांगेगी कि आपने जब बॉक्स ओपन करा था हमको वीडियो चाहिए, कि आप वीडियो दिखाइए कि सच में बॉक्स खुलने के टाइम पे पत्थर था या आपने बाद में रख दिया है, आपने फ़ोन ले लिया है आपके पास। तो ये सारे प्रूफ, उपभोक्ता को इतनी जानकारी नहीं होती है, सिटी में तो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, छोटी जगह पे लोग इतने जानकार नहीं होते हैं। ऑनलाइन छोड़ो, आप लोकल शॉप्स पे जाते हैं, वही लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक उपभोक्ता फोरम, जिसको हम बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था। और प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको कोई भी इशू है आप कंज्यूमर फोरम जाइए, आप शिकायत करिए, आप चाहे तो किसी कंपनी के अगेंस्ट कर सकते हैं, एक अलग रिटेल स्टोर के अगेंस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपका निराकरण होता है। तो ये भी क्या लेंथी प्रोसेस है या इसमें एक्शन टाइम कितना रहता है? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आज कंप्लेंट फाइल करता हूँ मेरी, तो इसमें यूजुअली कितना वेटिंग पीरियड रहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस मुझे मिलेगा? गवर्नमेंट की किसी भी बुक्स में ये डिस्क्राइब नहीं है कि मिनिमम इतने टाइम में आपका केस सॉल्व हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं है। मैक्सिमम टाइम लिमिट्स एंड टाइम गाइडलाइंस बनी हुई है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि आपने जिस दिन केस लगाया है या आपने शिकायत करी है, उसके बाद से उसकी जांच जारी है। जब तक जांच पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगी, कोई भी उस टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही कोई सा भी डिसीजन नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, पहले थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, अब थोड़ा सिंपल कर दिया है गवर्नमेंट ने इसको 2 वे ऑप्शंस दिया है लोगों के पास। चाहे तो आप ऑफलाइन उपभोक्ता फोरम में जाके वहाँ पर शिकायत करिए, कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, आप केस लगाइए आपका और वहाँ पर केस फाइट करिए। अदरवाइज़ ऑनलाइन ऑप्शन है, ऑनलाइन में कुछ नहीं होता है। आपको इसके लिए अगर कोई लीगल हेल्प नहीं भी चाहिए तो बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट ने अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपनी वेबसाइट्स डिस्क्राइब की हुई है, मोबाइल नंबर्स दिए हैं हेल्पलाइन के लिए, और आप उस वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पर लॉगिन के पेज पे जैसे ही जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन आता है कि यू आर अ कंज्यूमर और अ कंपनी। आप अगर कंज्यूमर हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक यूज़र नेम क्रिएट होगा आपके फ़ोन पे OTP के साथ, सेकेंड टाइम पे आपको उसके लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, सबसे पहले पेज आता है कि आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं क्या। इफ़ यू वांट टू फाइल अ कंप्लेंट, जस्ट गो फॉर इट, आप क्लिक करें। मैंडेटरी बॉक्सेस होते हैं जहाँ पर एक स्टार का रेट मार्क आता है, वो मैंडेटरी है, आप उसको फुलफ़िल करिए जितनी भी जानकारी आपसे मांग रहे हैं। हर जगह ऑप्शन बहुत ईजी वे में दिया हुआ है। आप एक उपभोक्ता हैं, आप एक कंपनी हैं, रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, क्या है, सब कुछ उसमें क्लियर है। आप सिर्फ उन बॉक्सेस को क्लिक करते जाएं और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको वीडियो प्रूफ और फोटो प्रूफ भी अगर अटैच करना है तो उसका ऑप्शन भी है, आप वो सारी चीज़ें अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। हम जैसे एक सिविल केस में देखते हैं कि आप सारी चीज़ें पीछे आप लगाते हैं कि नहीं ये मेरा A सेक्शन है, B है, C है, मैं प्रूफ अटैच कर रहा हूँ साथ में। इसमें भी यही है, आप अपनी सारी चीज़ें अटैच करें, आपकी फ़ाइल एक प्रॉपर वे में उनके सामने आ जाएगी, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, आपको एक एफिडेविट कराना होता है और वो एफिडेविट कंप्लीट करने के बाद उसे अटैच करना होता है। आप ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, जिसमें गवर्नमेंट आपसे एक सत्यापन लेके, हम शपथ पत्र बोलते हैं, वो लेती है कि आप जो भी जानकारी दे रहे हैं ये सच है। आपने ऐसे ही अपना सिर्फ किसी से, हम बोलते हैं ना कि दुश्मनी निकालने के लिए या अपना मोटिव क्लियर करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए केस नहीं करा है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भी किसी पे केस कर देते हैं, जैसे उनकी कंपनी का नाम खराब हो या किसी पर्सन का नाम खराब हो। तो ऐसा तो नहीं है, आपसे वो एफिडेविट लेते हैं। अगर आप सही हैं तो आप वो सबमिट करें, विदिन 3 डेज़ आपको उस पर नोटिफिकेशन आ जाता है और वो दोनों पार्टीज़ के लिए लीगल नोटिस निकाल देते हैं। 3 डेज़ में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो एप्लीकेशन सबमिट करने के 3 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद भले ही उसमें कितना भी टाइम लगे। और वैसे प्रोसेस काफ़ी इतना लेंदी नहीं है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इसको जितना जल्दी हो सके, उन्होंने अपनी टीम
भी बढ़ाई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर किया है जिससे वो इसको रिजॉल्व करें। जजेस की भी अगर आप देखेंगे नियुक्ति होती जा रही है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी चेंज हो रहा है टाइम कि आज की डेट में आप जैसे लॉ अमेंड करते हैं उसके लूप होल्स को जान के, या उस लॉ जो अमेंडमेंट हुआ है उसका नया लोग तरीका निकाल लेते हैं फ्रॉड करने का। जैसे हम एआई में देख रहे हैं कि पहले आपका ये होता था कि फ़ोन पे स्कैम होता था, कॉल आता था, कोई आपको कॉल कर रहा है, ये बोल रहा है कि सर आप इस स्कीम में इंटरेस्टेड हैं, अगर ऐसा है तो आप ये बटन दबा दीजिए, जिससे आपका अकाउंट हैक होता था। फिर सेकंड उसमें थोड़ा सा अपग्रेड आया कि आपके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, आप लिंक पे क्लिक करते हो तो हैक हो जाता है। फिर थर्ड आया ओटीपी। अभी रिसेंटली आ गया है कि व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल आ रहे हैं, आपको एक अननोन नंबर से कॉल आता है और सामने आपका ही कोई रिश्तेदार बात कर रहा है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हैं, या फिर आपके भाई, हस्बैंड, कोई भी, कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, मेरे इस नंबर पे इतना इतना पैसा डाल दो, और वो हैक कर लेते हैं। फिर जब उसको भी गवर्नमेंट ने बचाने की कोशिश की तो वीडियो स्टार्ट हो गई कि हम इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके बेटे को पकड़ा है, देखो आपका बेटा सामने दिख रहा है, जबकि बेटा आपका बैठा हुआ है कोचिंग सेंटर में। अभी रिसेंटली इंदौर या भोपाल का ही केस था कि कॉल आया कि आपकी बच्ची जो है वो इस होटल में पकड़ में आई है और हम इसका केस बना रहे हैं, अगर बचाना चाहते हो तो इतना इतना अमाउंट डाल दो। अराउंड कुछ 15 या 20 लाख रुपए की डिमांड करी थी। उस पर्सन ने उस टाइम अपने आप को काम रखा और अपने दूसरे नंबर से अपने बच्चे को फ़ोन कर लिया। उस फ़ोन को काटा नहीं था क्योंकि वो आपको कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करने देते हैं। और उससे कॉल करा कि यार कहाँ हो, उसने बोला मैं कोचिंग में बैठी हूँ। ये वीडियो कॉल करो, उसने वीडियो कॉल करा, बताया मैं कोचिंग में बैठी हूँ, तब जाके फिर उन्होंने शिकायत करी कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है। तो जितने आप अमेंडमेंट्स कर रहे हैं उतने नए फ्रॉड के तरीके भी आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी इसको रेक्टिफाई करने के लिए अपनी टीम बढ़ा रही है, अपने रिसर्च वर्क को बढ़ा रही है। एकदम से इतनी जल्दी बंद नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस फास्ट कर दिया है गवर्नमेंट। तो कोशिश अगर कर रही है। किसी के साथ ये इनमें से कोई एक स्कैम हो जाए, कोई इस चीज़ का शिकार हो जाए, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये तो कंप्लीट डिफरेंट है, ये क्योंकि आईटी सेक्टर से है। इसके लिए गवर्नमेंट का एक अलग सेल बना हुआ है, आप उस सेल में जाके ही इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ पर इस टाइप के केसेस नहीं है, जनरल केस हैं। आपने कोई प्रोडक्ट परचेस करा है, किसी कंपनी ने आपको एक्सपायरी प्रोडक्ट दे दिया हाइड करके और उससे आपकी तबीयत ख़राब हो गई। हो सकता है किसी ने एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है जिसमें पैकेजिंग तो अलग है लेकिन अंदर प्रोडक्ट डिफरेंट था। या फिर आपके साथ जब भी मैंने एग्जांपल दिया कि आपने फ़ोन ऑर्डर करा, पत्थर या कुछ निकला है। इस टाइप के जो जनरल केसेस होते हैं जो एक उपभोक्ता के लिए परेशानी का बना हुआ है रीज़न, तो उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर कोर्ट बनाई है। आप उसमें नॉर्मल अप्लाई करो, वो उस कंपनी को नोटिस जारी करते हैं उन्हें जवाब देने के लिए। जैसे हम एक पहले नोटिस जारी करते थे ऑफलाइन, उसमें 15 दिन का समय दिया जाता है उनको, उतना एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, 7 दिन 15 दिन। उस टाइम में उन्हें अपनी सारी रिप्लाईज फाइल करने होते हैं, उन्हें सारे प्रूफ देने होते हैं। क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी है जो स्कैम अभी हम बात कर रहे हैं कि फ़ोन वाला स्कैम है, वो पैकेजिंग के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें भी प्रूफ अपने पास रखना होता है। अगर वो प्रूफ दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं दे पाते हैं तो फिर उन्हें आपको पे करना होगा। गवर्नमेंट कोशिश करती है। बहुत से केसेस में तो 1 या 2 हियरिंग में ही अमाउंट आ गया है, कुछ केसेस में 3-4 महीने या 6 महीने लगे हैं। कभी कभी ये होता है कि कंपनी भी सारे प्रूफ दे रही है कि कंपनी भी लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ का मिसयूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी सुनने में आ रहा था कि लोग ऑर्डर तो करते हैं, फिर बाद में फ़ोन लगा के बोल देते हैं कि भाई हमें तो पत्थर मिला। इसीलिए कंपनी ने उससे बचने के लिए ये करा था कि अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो। एक नॉमिनल अमाउंट वो आपसे चार्ज करना शुरू कर दिया है आजकल। काफ़ी सारी कंपनीज़ ने ये भी करना है, स्टार्ट करा है कि जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, शिपिंग चार्जेस और इनके अलावा भी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट वो आपसे रिकवर कर सकें। ओके, बट ठीक है, हमेशा कंपनी की गलती नहीं होती है, लोगों की भी गलती होती है। तो दोनों के संरक्षण के लिए अलग अलग नियम है। कंपनी तो रजिस्टर्ड है, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, उनकी पूरी एक लीगल टीम बैठी हुई है, वो आपको नोटिस दे सकते हैं, आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आप जिस ईमेल आईडी के थ्रू या आपकी जो यूज़र आईडी बनी है उसमें शो हो जाता है कि आपने पिछले 3 ऑर्डर में से 2 ऑर्डर रिफ्यूज़ किए हैं, तो आपका चौथा ऑर्डर जो होगा वो ऑटोमेटिकली महंगा ही होगा, क्योंकि आपके चार्जेस कंपनी की तरफ निकल रहे हैं। कंपनी उसको रिकवर कैसे करेगी? आपका कैश ऑन डिलीवरी था, आपने मना कर दिया, तो कंपनी को तो पैसा नहीं मिला। तो कंपनी जब चौथा ऑर्डर प्लेस करती तो उसमें उन दोनों का जो लॉस हुआ उसको रिकवर कर लेती है। तो कंपनी के पास ऑप्शन है, लेकिन एक जनरल पब्लिक क्या करेगी अगर उनके साथ कोई लॉस हो रहा है? वो कंपनी के पास तो नहीं जा सकती ना। और कोर्ट का प्रोसेस ऐसा है कि सालों लग जाते हैं। वो नोटिस दे रहे हैं, नोटिस का चस्पा नहीं हो रहा है, कभी नोटिस मिल नहीं रहा है, डाक आने में लेट हो गई, कोर्ट में प्रूफ नहीं आया है, रजिस्टर्ड आईडी सबमिट नहीं हो पाई है। तो इन सब से बचाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट ही अलग बन गया कि अगर उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी है तो वो सीधे जाके वहाँ शिकायत करें। उन्हें ये ना लगे कि हम इतने प्रोसेस में जाएँ या नहीं जाएँ, हमारा पैसा तो डूब गया। वो बहुत सिंपल तरीके से जाके अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और दोनों प्रोसेस सिंपल हैं।
ऐसा नहीं होता है कि आपको कोर्ट की एक अलग फ़ीस करनी है, आपको पर्टिकुलर इसी तरीके से अपना सारा जवाब बनाना है। आप एक जनरल पेपर में अपने आवेदन बनाइए, आप उसको सारी चीज़ें लिखिए, सारी चीज़ें अटैच करके दे दीजिए। और अगर आपको डाउट है तो आप लीगल एंटिटी की हेल्प लीजिए। जो भी लीगल पर्सन है वो आपको हेल्प करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म में भी सबमिट करने में हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए आप इंदौर में बैठे हैं, कंपनी दिल्ली की है या कंपनी चेन्नई की है, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे अपने टर्म्स कंडीशन में लिख रखा है कि हमारा इन केस ऑफ एनी इश्यूज अराइजेस तो हमारा जो जुरिडिक्शन रहेगा वो चेन्नई रहेगा। अब आप चेन्नई जाके कोर्ट में अप्लाई करोगे क्या? क्योंकि उनका जुरिडिक्शन तो चेन्नई है। आप इंदौर कोर्ट में अप्लाई करोगे वो फर्स्ट स्टेट पे ही बोल देंगे। या आप मान लीजिए मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई कोर्ट में आप जाओगे, 15 दिन में उनका जवाब आएगा कि हमारा जुरिडिक्शन तो चेन्नई है, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे इंदौर में हूँ, तो मैं अपने इंदौर के ही सेंटर में कंज्यूमर कोर्ट में जाके किसी भी कंपनी के अगेंस्ट अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ, या मेरे को जुरिस्डिक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा? अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो जुरिडिक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन प्रोसीडिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दोनों की काउंसलिंग होगी, दोनों को जवाब देने का मौका दिया जाएगा। आपको कोई भी पेपर फाइल करना है तो ऑनलाइन सबमिट करना है, तो इट विल बी मोर ईजी कि आपको इतना ट्रेवल ना करना पड़े। आपकी ही सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने ये सब बनाया है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे मेरे किसी केस के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में अपीयर होना है, और सेम डेट पे मेरा इंदौर में भी केस लगा है, मुझे इंदौर में भी रहना है, तो मैं दोनों जगह कैसे जाऊँगा? तो गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को मेरे ट्रेवल को बचाने के लिए नहीं, जिस पर्सन का मैं केस फाइट कर रहा हूँ उसका लॉस ना हो, उस चीज़ को बचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दी है। मैं उसके थ्रू भी अपीयर होकर अपनी बात रख सकता हूँ, और जितना सबमिशन है पेपर वर्क का वो ऑनलाइन कर सकता हूँ। ओके। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने हर जगह दी है, जिसके लोगों को जानकारी कम है। लोग इसी बहकावे में आ जाते हैं कि कोई उनको गलत जानकारी देता है कि अरे मत जाओ परेशान हो जाओगे। जैसे पुरानी कहावत है कि लोग बोलते हैं कि कोर्ट गए मतलब चप्पल घिसने वाला काम है, कि सालों हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ये गलत एजम्पशंस बने हुए हैं। आप अगर सही तरीके से, अगर आप सही और सही तरीके से आप अप्लाई करते हैं चीज़ें, टाइम टू टाइम आप सारी चीज़ें सही जो गवर्नमेंट आपसे चाहती है जब आप दे रहे हैं, तो आपका प्रोसेस जल्दी सॉल्व होगा। क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपको गवर्नमेंट हर तरह से फैसिलिटी दे रही है, लेकिन आप उस फैसिलिटी को यूज़ तो करो। अगर आप पेपर ही सही नहीं लगा रहे हो तो फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रहा हूँ, अगर आप कंज्यूमर कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैंने कंज्यूमर कोर्ट में जाके आवेदन कर दिया कि XYZ कंपनी है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया, पर मैंने डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं लगाया, तो क्यों मेरी बात सुनी जाएगी? तो मुझे ऑब्वियसली बात है फिर समय लगेगा। वो मुझे बार बार मौका देंगे, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मेरे साथ शायद गलत हुआ है। तो मुझे बार बार मौका देंगे कि एक काम करो, आप इस टाइम के अंदर जवाब दे दो, इतने टाइम में आप डॉक्यूमेंट्स ला के दे दो। अगर आपको ये टाइम भी कम है तो आप नेक्स्ट डेट पे हमको डॉक्यूमेंट्स ला के दे दीजिए। फिर भी अगर नहीं करूँगा तो फिर तो मेरा लॉस है। और फिर आप ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं है, या तो आपने ही कहीं पेपर वर्क में कहीं ना कहीं कमी रखी है। और अगर आपको किसी ने गलत गाइड करा है, आपके लीगल पर्सन अगर आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने नंबर जारी करे हैं, आप उस पर कॉल करके आप अपनी केस के बारे में बात कर सकते हो, आप सारी स्टेज क्लियर कर सकते हो। ओके सर, इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान आई एम श्योर आपने कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स या कुछ बातें नोटिस करी होंगी जो ज़्यादातर लोग जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या वो ये सोचते हैं कि यार ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन पे क्या ध्यान देना, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आगे चल के उस चीज़ को लेके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस झेलने पड़ते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट फील्ड में हो या किसी कोई अपना बिजनेस रन कर रहा हो, तो उसमें कुछ लीगल टर्म्स या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो पे ध्यान नहीं देते। तो उनके बारे में कुछ बताएं। मेरे जैसे एक फ्रेंड का एग्जांपल है, उसकी कंपनी अब तो ठीक है, लाइन पे आ गई है। मेरा भी स्टार्टअप था, उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी वेबसाइट के लिए कि मैं वेबसाइट बनाने की कंपनी स्टार्ट करता हूँ, और करा उन्होंने। थोड़ा सा इधर उधर से पता करा। आजकल तो गूगल ऐसा है कि किसी को कोई जानकारी चाहिए गूगल यूट्यूब पे ही जाता है। उनको लगता है लॉयर्स तो बेवकूफ़ बना रहे, सारी जानकारी यहीं सही आएगी। यूट्यूब है और सोशल साइट पे कोई कुछ भी डाल देता है, सारी जानकारी सही है, इसके ऑथेंटिकेशन कहाँ है? गूगल खुद आपको जब कोई जानकारी देता है ना, तो लास्ट में नीचे एक स्टार करके कॉलम डाल देता है कि जो भी जानकारी हमने दी है सही तरीके से 100% सही है, इसकी हमारी गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी और वेबसाइट बनाने का काम था। तो इंडिया के बाहर से भी क्लाइंट्स थे। हमने सजेस्ट करा था कि आप अपनी कंपनी के टर्म्स कंडीशन अच्छे से बना लो, स्टार्टअप है लेकिन इस पर वर्क कर लो। आपको भी तो पता रहे कि आपकी कंपनी को वर्क कैसे करना है। आपने अपनी कंपनी के नियम नहीं बनाए कि डायरेक्टर क्या काम करेगा, डायरेक्टर के नीचे जो पर्सन है वो क्या काम करेगा, मैनेजर लेवल का पर्सन कैसे काम करेगा, अगर नीचे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कोई गलती होती तो कौन इंसान एक्शन लेगा, कुछ भी नहीं बनाया। अब एम्प्लॉय से गलती हुई तो डायरेक्ट डायरेक्टर जो है वो उससे डायरेक्ट डील कर रहा है, बीच के सारे लोग कैंसिल।
क्यों? क्योंकि ऑफिस एक ही है, उनको दिखा कि इसने कोई गलती करी, उन्होंने डायरेक्ट अपने केबिन में बुलाया, बात कर ली। हायरार्की फॉलो नहीं हो रही। तो कुछ भी नहीं है, तो उसको जो हम लीगल टर्म में बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उन्होंने वो करा ही नहीं। जब इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि आपकी कंपनी के हमें बायलॉज बताओ। बायलॉज ही नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि जिस भी पर्सन के साथ या सीए के साथ उन्होंने टाई अप करके अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई गई, खुद तो कराएंगे नहीं, सीए के थ्रू कराया था। सीए सब नॉलेजेबल होते हैं, मैं किसी सीए की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो सारा काम सही करते हैं, लेकिन लॉ फील्ड का पर्सन लॉ फील्ड के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर मैं किसी सीए का काम लेके बैठूंगा तो अकाउंटिंग प्लस माइनस तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन उसे पता है कि कहाँ पर क्या काम सही है। उसी तरीके से आप टर्म्स कंडीशन बना रहे हो, लेकिन वो लॉ के अकॉर्डिंग कितने सही हो मुझे पता है। तो जिसका काम जिसको साझे वाला बात सही है कि आप वो काम हमें करने दो। अब उनके जो लॉ बने थे, कंपनी ने उसके अकॉर्डिंग कभी काम ही नहीं करा, कभी नहीं करा, और इस वजह से उसका इन्वेस्टर चला गया। अच्छा। क्योंकि जो बड़ी कंपनी है, जब वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, आपके साथ डील करेगी ना, तो बहुत ज़रूरी है कि वो देखते हैं कि आपकी कंपनी काम कैसे करती है, आप लीगल अपनी ही चीज़ें खुद फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई इशू आया तो कंपनी आपके बायलॉस के ऊपर से तो ऑब्जेक्शन लेगी, वो कैसे आपके ऊपर केस करेंगे? आप तो इंडिया में हो और आपके जुडिशन के अकॉर्डिंग आपने बोला कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अभी भी मैं अगर लोग देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा अपने बायलॉस चेक कर लो। बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिनको यही नहीं पता है कि उनके बायलॉस में जुडिक्शन क्या लिखा है। एक बंदा काम कर रहा है इंदौर में, उसने कंपनी रजिस्टर्ड कराई दिल्ली से, जिस प्राइवेट कंपनी के थ्रू उसने रजिस्ट्रेशन कराया उस कंपनी का काम दिल्ली में होता था, तो उन्होंने जुडिक्शन दिल्ली डाला हुआ है और बंदे का ऑफिस इंदौर में है। वो भी इलीगल है? इलीगल नहीं है, लीगल है। जुडिक्शन आपने एक्सप्लेन किया है। हाँ। लेकिन अब अगर कंपनी का कोई भी केस हो रहा है तो इसको खुद दिल्ली जाना पड़ रहा है, जबकि ऑफिस तो इंदौर में है। अब मान लीजिए दिल्ली वाले क्लाइंट के साथ कोई इशू हुआ है तो उसके लिए तो ईजी है, वो परेशान नहीं हो रहा है, परेशान तो आप हो रहे हो ना, क्योंकि पेमेंट आपको लेना था, तो आपका जुडिक्शन तो दिल्ली आ गया। तो आप सबसे पहले अपना जुडिक्शन तो चेक कर लो क्या है। आप किसी भी कंपनी से डील करते हो ना, आर्बिट्रेशन प्रोसेस ले रखिए। आपको आर्बिट्रेशन का ये भी नहीं पता कि क्या होता है, आपको पता ही नहीं है प्रोसेस वर्क कैसे करता है। जब नोटिस देना था आपने नोटिस दिया, उनने एक वकील हायर करा, उस पर्सन ने या कंपनी ने, उन्होंने आपके बायलॉज उठाया और सीधा उठा के चेक करा कि इस पर तो लिखा हुआ आर्बिट्रेशन प्रोसेस। उन्होंने कोर्ट में आपका एक्शन रिफ्यूज़ कर दिया कि सर इनका तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है और ये कोर्ट आ गए। तो हर कंपनी को अपने बायलॉज में ये मेंशन करना होता है कि वो आर्बिट्रेशन फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप आर्बिट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना चाहते हो तो आपको इनिशियल लेवल से ही बताना होगा कि अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर कोई भी ऐसा इशू राइज होता है जो एग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो ये सॉल्व आर्बिट्रेशन प्रोसेस से ही होगा, अगर आप आर्बिट्रेशन चाहते हैं। क्योंकि आर्बिट्रेशन एक अलग प्रोसेस है पूरा, वहाँ पर प्रोसेस फास्ट है, आपका रिजल्ट जल्दी आता है, लेकिन उसको फॉलो करने का तरीका थोड़ा सा पेचीदा है। लीगल लोगों से अगर आप लीगल किसी पर्सन से बात करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ईजी है, लेकिन जनरल पब्लिक को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है कि आर्बिट्रेशन होता क्या है, क्योंकि इतने सारे लॉज बने हुए हैं कि उसको ही आप जान ले तो परेशान हो जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन तो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन इसके थ्रू जाना बेनिफिशियल रहेगा। दोनों बेनिफिशियल है। अगर आप इंटर स्टेट या आउट ऑफ द इंडिया ज़्यादा काम करते हैं, आपके क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनसे आप पूरे टाइम टच में नहीं रह सकते, आप आर्बिट्रेशन प्रोसेस करिए, आप खुद परेशान मत। हम यही सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर आप एक छोटी लिमिटेड कंपनी है, आपको नहीं लगता कि इतने बड़े केसेस आ जाएंगे, क्योंकि आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जो है उसमें चार्जेस भी अलग हैं। जो सिविल कोर्ट्स के जो केस होते हैं उसके चार्जेस अलग होते हैं, सेम केस दोनों पे अप्लाई नहीं होता है। आपको अलग स्टैम्प ड्यूटी सिविल में पे करनी होती है, जब आप आर्बिट्रेशन जाते हैं तो आपको वहाँ अलग ड्यूटी पे करनी होती है। ओके। पर आर्बिट्रेशन में जो जजमेंट आता है उसे हम आर्बिट्रेशन अवार्ड बोलते हैं, कोर्ट में जो जजमेंट आता है उसे ऑर्डर कहा जाता है। आर्बिट्रेशन अवार्ड में अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका कोई ऑब्जेक्शन फाइल करूं तो आपको फिर हायर अथॉरिटी मतलब हाई कोर्ट तक जाना होता है। और सेशन कोर्ट में अगर आपने कोई केस लगाया है, सेशन कोर्ट के नीचे भी तहसील कोर्ट्स होती हैं, अगर आपने वहाँ कोई केस लगाया तो आपके पास मौका है कि जेएमएफसी ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो आप एडीजे के पास जा सकते हो, उसके बाद अपर अथॉरिटी पे जाओगे, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। तो आर्बिट्रेशन उन 2 स्टेप को ऑलरेडी ओवरकम कर चुका है, आप 3rd स्टेज पे बैठे हो। कुछ केसेस में आर्बिट्रेटर ऑलरेडी नाम मेंशन होता है, आपने सहमति दी है कि यही आर्बिट्रेटर रहेंगे। कुछ केसेस में एक पैनल बनती है, जब आप हाई कोर्ट से परमिशन लेके आते हो कि हम आर्बिट्रेशन प्रोसेस करना चाहते हैं, हाई कोर्ट पूछेगा कि आप दोनों पार्टी आर्बिट्रेशन के लिए रेडी हैं। अगर आप बोलते हैं हाँ हम रेडी हैं, हम दोनों आर्बिट्रेशन ही करना चाहते हैं, कोर्ट नहीं आना चाहते हैं, तो आपसे आर्बिट्रेटर का नाम पूछते हैं, आप 4-5 नाम सजेस्ट करते हैं। हाई कोर्ट को लगता है कि ये एक मतलब दोनों के लिए कन्वीनियंट रहेगा ये नाम, तो ठीक है, तो हाई कोर्ट अपनी तरफ से फिर एक पैनल अपॉइंट करती है। वो एक पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ऑड में रहेंगे,
इवन कभी नहीं रहेगा। उसका कुछ रीज़न? रीज़न ये है कि मान लीजिए आपने 4 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे या 2 करे, और तो ओपिनियंस अगर 50-50 हो गया तो फिर डिसीजन नहीं आ पाता है। तो ये हमेशा ऑड नंबर्स होते हैं ताकि ओपिनियन क्लियर रहे। अगर 3 आर्बिट्रेटर हैं, एक कभी भी हाई कोर्ट सजेस्ट नहीं करता कि एक आर्बिट्रेटर है, क्योंकि वो एक तरीके से फिर बायस हो जाएगा। वो हमेशा 3 लोगों का पैनल सजेस्ट करते हैं। तो अगर 3 लोग आए हैं तो ये होगा कि वो बायस नहीं होगा, 2 लोग किसी एक डिसीजन पे आएंगे। वो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने के बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास लिमिटेड टाइम, आप हाईकोर्ट जा सकते हो, आप उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो अवार्ड के अगेंस्ट, लेकिन वो अवार्ड फिर आपके ऊपर बाउंड होगा। ओके। अगर वो सही तरीके से लिया गया है, वो फिर आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ उस प्रोसीडिंग को चेक करेंगे कि प्रोसीडिंग सही थी या नहीं। अगर आपकी तरफ से कोई चीज़ छूट गई है जो उसमें कवर होना चाहिए थी तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आपकी फाइल रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि आप जब भी कोई केस फाइल करते हैं, सबसे पहले 15 दिन का समय कोर्ट लेता है ये देखने के लिए कि ये एक्सेप्ट होने लायक भी है या नहीं। आफ्टर 15 डेज योर केस इज रजिस्टर्ड। उसके पहले यूएएन रहता है, मतलब अनरजिस्टर्ड केस रहता है, वो यूआर के नंबर से स्पेसिफाई होता है। आफ्टर डेट फिर आपका जिसमें भी आ रहा है वो सीआरआर है या एमसीआरसी है या जो भी केस है, तो वो उसके फिर नाम से मेंशन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप शुरू से अगर ये चाहते हैं कि हम पैसा बचाना चाहते हैं, हमारी स्मॉल कंपनी है, हमने, और होता भी है कि किसी एक लड़के ने बहुत मेहनत से, जिसके घर वालों ने बिज़नेस कभी नहीं करा है, लड़के के पास एक यूनिक आइडिया है, लड़की के पास एक यूनिक आइडिया, वो चाहते हैं मैं स्टार्टअप लूँ मेरा, तो वो कम से कम पैसे में ज़्यादा यूटिलाइज, क्योंकि उनको प्रोडक्टिविटी पे काम करना है। अगर वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो कमाएंगे कैसे और फिर कंपनी को रन कैसे करेंगे, अगर लीगल सेक्टर को सारा पैसा दे दें। लेकिन आप एक स्पेसिफिक अमाउंट स्टार्टिंग से माइंड में रखो कि इतना % अमाउंट तो मुझे लीगल को फर्स्ट स्टेज पे देना ही है। क्योंकि अगर मैं जिस कंपनी में अपना पूरा 100% देने के लिए रेडी हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि यार हम बिज़नेस ही करें, तो इन फ्यूचर आप यही एज्यूम करोगे कि मेरा कंपनी चलेगी, ये थोड़ा बोलोगे बंद हो जाएगी। और अगर कंपनी चलाना चाहते हो तो उसके बायलॉस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी आपको लीगल सेक्टर से गुजरना तो है। ये दोनों साथ में ही काम करेंगे, बिना एक दूसरे के काम नहीं करेंगे। पैरेलल चलते हैं दोनों एक दूसरे के। हाँ, सब ये बोल सकते हैं कि लीगल जो एक फील्ड है वो बिना कॉर्पोरेट के चल सकती है, लेकिन आपकी फील्ड हमारे बिना नहीं चल सकती, क्योंकि आपने जो काम स्टार्ट किया आपको गवर्नमेंट के अंडर होके काम करना है। हम भी गवर्नमेंट के अंडर है। हम जब कोर्ट जाते हैं तो हमें पता होता है किस लॉ के अंडर हमें अप्लाई करना है। गवर्नमेंट के टेक्निकलिटीज आप ज़्यादा बेटर समझते हैं। वो तो ऑब्वियस ही बात है। अगर किसी को घर में पेट दर्द हो रहा है, वो हर बार सिर्फ ये सोचेगा कि मैं पुदीना खा लूँ या पेट दर्द की गोली खा के ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हुआ हो सकता है कि अल्सर का इशू हो, पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो आप खुद से मेडिकल से चीज़ें लेके ठीक नहीं हो सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है, उन्होंने उस चीज़ की पढ़ाई करी है। अगर आप ही सब कुछ कर लोगे तो फिर उनका न्यूज़ क्या है। अब जैसे ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में लोगों को अभी यही नहीं पता है कि किस चीज़ के लिए होता है। हमने आज जो बात करी थी, कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा यूनिक आइडिया है तो डॉक्टर बोलेगा मेरा ऑपरेशन करने का तरीका अलग है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसके ऊपर कॉपीराइट या पेटेंट ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है। जो पब्लिक के लिए, सेफ्टी के लिए है, उसके पे आप कुछ नहीं कर सकते। यूनिक आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को साइड रखा है ताकि लोगों को परेशान कम होना पड़े। उसमें भी क्लैरिफिकेशन दिया है क्या किस चीज़ का कॉपीराइट। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ट्रेडमार्क में स्पेशल अलग अलग क्लॉसेज हैं कि आप किस क्लॉज में आते हो, आपको ये पता होना चाहिए, आप उसी क्लॉज में अप्लाई करो ना। अब आपने मान लीजिए टर्म्स कंडीशन कहीं से कॉपी पेस्ट कर ली, उस टर्म कंडीशन में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपने सीए भी हायर नहीं करा, आपने सोचा मुझे तो अकाउंटिंग आती है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, मैं खुद ऑनलाइन प्रोसेस में जाकर कंपनी रजिस्टर्ड कर लूँगा। एमओए और एओए कहीं से कॉपी कर लिया, कंपनी का नाम चेंज कर दिया कि ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी, मैं भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी, अप्लाई कर देता हूँ। अब उस सॉफ्टवेयर कंपनी ने कुछ अलग टर्म्स कंडीशन पे अपना काम करा था कि हम इस टाइम पे मीटिंग करेंगे, इस अकॉर्डिंग हम किसी को टर्मिनेट करना होगा तो ये रूल्स रहेंगे, डायरेक्टर्स के बीच में इशू होगा तो इस तरीके से सॉल्व होगा, या ये पेनल होगी, अगर डायरेक्टर कोई गलती कर देता है, उसके ऊपर कोई एलिगेशन है तो उसके पास सेकंड इन कमांड कौन रहेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्क्राइब होती है। अगर आपने वो सीधा कॉपी कर लिया और आप अकेले ही चला रहे हो, कोई डायरेक्टर है ही नहीं, तो किस काम का। तो ये कोई कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है कि आपने कहीं से उठाया और सब पे एक जैसा अप्लाई हो जाएगा। वो सिर्फ गवर्नमेंट के नियम है जो सभी को एक जैसा मान के सब पे अप्लाई होते हैं। अगर आप कंपनी चला रहे हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको उसकी टेक्निकलिटी समझना जरूरी है। जैसे आप आपके बिजनेस को अच्छे से जानते हो, उसी तरीके से लॉ हम बेटर जानते हैं। अगर किसी को प्राइवेट लिमिटेड के लिए जाना है तो उसके लिए अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है जो फुलफिल करनी है। सिर्फ लिमिटेड के लिए जाना है उसके लिए अलग कंडीशंस है। और अगर कोई बहुत ही सिंपल बेसिक रखना चाह रहा है तो मेरे ख्याल से उसके लिए प्रोप्राइटरशिप पे कंटिन्यू करना ज़्यादा बेटर। गवर्नमेंट कभी नहीं बोलती है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ। गवर्नमेंट ने कभी आपको ये नहीं बोला, आपके घर आके आपका हाथ नहीं पकड़ा कि आप यही रजिस्टर्ड करो। गवर्नमेंट तो बोलती है आप खुद पहले श्योर हो जाओ कि आप करना क्या चाहते हो। आप जिस चीज़ में बोलोगे हम उस चीज़ के लिए बैठे हैं आपके लिए।
लेकिन आप इनके उनको अलग से छोड़ कुछ दो। एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो नहीं होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर Advantages- प्रोप्राइटर हूँ तो क्या मैं कुछ ऐसा एडवांटेज मिस करूंगा अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड ना लगाऊं तो? एडवांटेज आप तब मिस करते हैं जब आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है। आप एक प्रोप्राइटर है, आप एक छोटा सा सुपरमार्केट चला रहे हैं, तो आप सफिशिएंट है, आप प्रोप्राइटर में रजिस्टर्ड रखो अपने आप को। लेकिन आपकी एक बड़ी कंपनी, आप तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, डिलीवरीज भी हो रही है, काफ़ी कुछ हो रहा है, और आप अभी भी अपने आप को प्रोप्राइटर बोल रहे हो, तो आपके क्लाइंट्स के सामने आपकी इमेज नहीं, आप कभी इन फ्यूचर बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग स्टाइल क्या है। जब कोई केस हमारे पास लेके आता है, चाहे वो कंपनी रजिस्टर्ड करना हो, कोई सिविल केस है, कोई क्रिमिनल केस है, कुछ भी है, तो हम क्यों पूछते हैं कि हुआ क्या था? हमें ये तो पता रहे कि स्टोरी क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपकी नीड क्या है, आप किस किस सेक्टर को हिट कर रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए कंपनी रजिस्टर्ड करवाने आता है, जब मैं उससे पूछता हूँ कि आप कौन सी कंपनी रजिस्टर करना चाह रहे हैं, आपका वर्किंग क्या रहेगा, आप तो मुझे जनरल ये बताओ, क्योंकि आपकी कंपनी को आप बेटर जानते हो वर्क को, आप क्या काम करते हो। आपने मुझे बताया कि मैं ये सारे काम करता हूँ, मेरी कंपनी इस तरीके से काम करेगी और मैं इतने टाइम से काम करता आ रहा हूँ। कंपनी भी कोई एक दिन में रजिस्टर्ड नहीं करता है, पहले काम का एक्सपीरियंस लेता है फिर रजिस्टर्ड करता है, तो उन्हें पता होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो जब आपको पता है कि हमारा वर्किंग स्टाइल क्या है, आप मुझे जब सारी चीज़ें बता रहे हो, तो मैं आपकी स्टोरी सुन के पीछे अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी क्लिक कर रहा हूँ कि अच्छा ओके, इसके अंदर कंज्यूमर कोड भी आ रही है, इसके अंदर लेबर कोड भी आ रही है, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ रहा है, इसमें इंटरनेशनल बिजनेस लॉ आ रहा है, इसमें आर्बिट्रेशन भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें अच्छा ये सारी चीज़ें, नहीं तो IPR भी लगता है या नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे क्लिक होती, तब मैं फिर आपकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करूँगा और मैं उसी के अकॉर्डिंग चार्जेस लूँगा। अगर आप सोचोगे चार्जेस बचाने के लिए सर एक काम करो, आप तो मुझे जनरल, आप 100 पेज का टर्म्स कंडीशन में बनाओ, 50 पेज का ही दे दो मुझे, आप चार्जेस कम कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आप हैं। मैं आपके अकॉर्डिंग भी काम कर लूँगा, क्योंकि हम बैठे हैं आपकी हेल्प के लिए। डॉक्टर जब आपको कोई दवाई लिखता है, वो 5 दवाई लिखता है, मान लीजिए कि यार एक आपको सुबह खाली पेट लेना है, एक खाना खाने के बाद लेना है, एक शाम को लेना है। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे साइंस है। वो आपको सुबह खाली पेट दवाई इसलिए दे रहा है ताकि आपके पेट में कोई ब्लोटिंग का इशू ना हो, आप ठीक रहें। खाना खाने के बाद इसलिए दे रहा है ताकि डाइजेशन में हेल्प हो, आप जो आपने न्यूट्रिशंस लिए हैं दवाई उसके साथ वर्क करें। उसी अकॉर्डिंग अगर हम कोई टर्म्स कंडीशन बना रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग से जो इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके आ रहे हैं, वो कंपनी की जितनी भी वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग लेके आ रहे हैं। एक जनरल जब टर्म कंडीशन बनती है कंपनी की, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, कैसे होता है कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट, कंपनी के बायलॉज अलग होते हैं, जो कंपनी के ऊपर खुद पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स, इनके ऊपर अप्लाई होती है। टर्म्स कंडीशन जो होते हैं वो लोगों के लिए अप्लाई होते हैं जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। तो टर्म्स कंडीशन का जो पेज होता है, वहाँ पर क्लियर होता है कि आप मान लीजिए आपका सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट के कोई हार्म तो नहीं है, लाइबिलिटीज़ क्या क्या रहेगी, एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड, ओ माय गॉड के बाद तो लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आने लगा। उसके पहले तो पता नहीं था कि एक्ट ऑफ गॉड होता क्या है, कि अगर आपका प्रोडक्ट किसी ट्रक से आ रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच पाया, डैमेज हो गया, तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में नहीं था। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, Nature of- टर्म्स एंड कंडीशंस, MOA और बाकी सारी चीजें क्योंकि टर्म्स कंडीशन vary क्या करती बहुत अलग तरीके से काम करती हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लोग सोचते हैं 2 या 3 पेज में काम खत्म हो जाएगा, ऐसा हैं। नहीं कहीं से होगा। कॉपी पेस्ट करके नहीं हमारी मेहनत है, हमें पता है कि हमने आपका ट्रांसपोर्ट का कैसा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स उसमें शो करूँगा। आपका रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है, रिफंड पॉलिसी है या नहीं, आपके वर्किंग के लिए कौन सा नंबर रहेगा, कौन सी ईमेल आईडी रहेगी, सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती है। जब तक आप वो मेंशन नहीं करोगे, आप सिर्फ 10 लाइन लिख के बोल दोगे लोगों को कि एक्सेप्ट कर लो, उन्होंने कर लिया, तो दोनों हार्म में हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी आपने नो रिफंड की बात करी। फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस है या शॉप है, मैं कुछ स्टार्ट करके बैठा हूँ, मैंने बस वहाँ ऐसे पोस्टर लगा दिया नो रिफंड पॉलिसी, तो क्या वो एप्लीकेबल होगी, या बायलॉज में ये सब लिखवाना, अगर लिखा होगा तो ही मैं बोल सकता हूँ कि मैं रिफंड नहीं करूँगा? देखिए, अगर आप शॉप ऑनर की बात करते हैं जो पीछे चिपका के बैठे हैं कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, वो कोई कंपनी नहीं है, वो एक लोकल शॉप ऑनर है। इसी के लिए उपभोक्ता फोरम है। लीगली एक्सेप्टेबल है अगर सिर्फ ये लिख देना? लीगली एक्सेप्ट नहीं है, वो उपभोक्ता फोरम है। देखिए, ये विषय है जांच का, उसने ये किस वजह से लिखा है उसे बताना होगा। बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, उसने क्यों लिखा है वो आके बता सकता है कि सर मेरे यहाँ से, जैसे उसका नेचर क्या है बिजनेस का, मान लीजिए उसका नेचर है कपड़े का, तो ले सर हमारे यहाँ से लोग कपड़े ले जाते हैं, पहनते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आते हैं, बोलते हैं हम तो बाहर रहते थे और हमको नहीं चाहिए। 2 हफ्ते उन्होंने यूज़ करा, अब मैं इस चीज़ को बार बार ये ले लूँगा तो मेरा तो लॉस है ना। लोग या तो रिफंड ले लेते हैं या फिर उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इससे हमारा लॉस हो रहा है। सही बात है, तो आप फिर स्पेसिफाई करो कि ठीक है हम रिफंड तब नहीं लेंगे जब ये ऐसी कंडीशन में होगा।
ऑनलाइन वाले स्पेसिफाई करते हैं कि अगर हमने आपको प्रोडक्ट दिया है, आपको इसका कलर सही नहीं लग रहा है, साइज़ का इशू है, आपने एक बार ट्राई करा कुछ करा, तो वो कपड़ा ख़राब नहीं होना चाहिए, आप हमें इतने दिन में आप रिटर्न कर दीजिए, 7 दिन में हम आपसे ले लेंगे। तो दुकानदार जो लेके बैठा है, अगर उसके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, उसने जो माल दिया है वो माल डैमेज था, वो आप वापस गए और बोला कि डैमेज निकला है सर और आपको लेना पड़ेगा, वो बोलता है मैं नहीं लूंगा, इसी से बचने के लिए उपभोक्ता फोरम बनाया गया है या कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया है। तो फिर वो कंज्यूमर फोरम जा सकता कंज्यूमर फोरम इसीलिए जा सकता है वो कि सर यहाँ पर ये वाला इशू है। लेकिन अगर कोई कंपनी होगी तो उसके टर्म्स कंडीशन को पहले देखा जाएगा कि आप बोल रहे हो कि मैं नहीं लूंगा, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। पहले बर्डन आप ये बताओ कि हम आपकी बात क्यों माने, क्योंकि वो इंसान तो बोल रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है। आप बताओगे कि नहीं सर हमने गलत नहीं करा है, हमने इनको इतने मौके दे रखे थे, हमारे टर्म्स कंडीशन पे लिखा हुआ है, इन्होंने उसको फुलफिल नहीं किया इसलिए अब हम नहीं कर सकते, तो फिर ये आपकी गलती है। और जनरल पब्लिक यहीं पर मिस्टेक करती है कि जब आप कोई शॉप में मतलब ऑनलाइन कोई परचेजिंग कर रहे हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ही बिजनेस है सारा, तो आप कभी भी टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ते हो। जनरली हम भी नहीं लेते हैं। आज मैं लीगल सेक्टर से हूँ, मुझे अगर कोई 1,000 रुपये का सामान खरीदना है, मैंने कोई यूज़र आईडी बनी है, तो मैं उसका 50 पेज का पढ़ने नहीं बैठूंगा, मैं तो उस बॉक्स को क्लिक करूंगा और बोलूँगा काम बात 10 मिनट में ख़त्म हो। इसका लॉस मुझे समझ में आता है जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आती है, तब मुझे उसको गो थ्रू करना होता है कि अच्छा इसमें तो ये लिखा हुआ था, तो अब मुझे एक्शन इसके अकॉर्डिंग लेना होगा। सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं मेरे ख्याल से मोबाइल ऐप्स में। जब वो कुछ भी डाउनलोड करते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ यही आती है कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो। 5 से 7 पेज के लंबे लंबे होते हैं, वो कोई नहीं पढ़ता मेरे ख्याल से, लेकिन उसके भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। डेफिनेटली आप जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग हो कुछ भी हो, तो आपसे आपके कैमरे का एक्सेस, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस, सारा चीज़ लेते हैं। बाद में आप बोलते हो कि हमारी ये चीज़ें लीक हो गई, कंपनी को नहीं करना चाहिए। तो कंपनी ने अपने टर्म्स कंडीशन में स्पेसिफाई कर रखा है ऑलरेडी कि हम इनसे जो परमिशन ले रहे हैं उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे। अगर इसके बाद कहीं यूज़ होता है और हमारी एप्लीकेशन के थ्रू हुआ है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इन्होंने हमें उसका एक अथॉरिटी दी थी और वो हमारी तरफ से गलत हुआ है। अगर मान लीजिए कंपनी ने आपसे एक्सेस लिया है कि माइक्रोफोन और कैमरा हम यूज़ करेंगे, और कंपनी का सिस्टम हैक हो जाता है जहाँ से आपका पर्सनल डाटा चोरी हो गया, तो अब कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उन्हें आपको पे करना होगा, क्योंकि आपने तो कंपनी पर ट्रस्ट करके उसको अथॉरिटी दी थी और कंपनी ने आपसे बदले में ये बोला था कि हम इसको सिक्योर रखेंगे, तो वो उसके लिए लाइबल है। तो ये सारी चीज़ें टर्म्स कंडीशन की वजह से ही होती हैं। अगर आप इसको आज नहीं तो कल, आप ये एक ऐसा चक्कर है, आप अगर आज छोड़ दोगे तो घूम के आप वापस उस जगह आके खड़े होगे एक बार, जब आपको उसको वापस ज़ीरो से शुरू करना होगा कभी ना। और फिर ये होता है कि लोग लेट कर देते हैं, आज अवॉइड करते हैं, 1-2 साल बाद वकील का जब काम होगा तब देखेंगे, तब पैसे जो लगने होंगे लग जाएंगे। 2 साल हम कमाएं तो सही, तब मेहनत ज़्यादा, तो 2 साल बिजनेस वो कमाते हैं। मेहनत तो हम आज भी करेंगे उतनी और बाद में भी करेंगे। मेहनत करने के लिए ही आज वकील का पेशा है, जो हमारा काम है। हम हमारे काम में मेहनत करने के लिए बैठे हैं, हम आपको रिटर्न में जो दे रहे हैं वो ड्राफ्टिंग ही है। ड्राफ्टिंग हमारी मेहनत है जो हम आपके यूज़ के लिए दे रहे हैं। तो आप आज कराओ या फिर आज 10 साल बाद कराओगे, करना तो मुझे है, लेकिन आज से 5 साल बाद आपकी कंपनी को काम करने का तरीका फिक्स हो गया है, मुझे उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है चीज़ें। अब जब मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगा तो हो सकता है कि आपका कोई वर्किंग स्टाइल लीगल ना हो, अब मैं उसको हाइड नहीं कर सकता और आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि 5 साल में आपको उसकी आदत हो गई है। या हो सकता है कि 5 साल में ऑलरेडी आपने जो काम करा है उसमें कहीं ना कहीं आपने इलीगल एक्टिविटी कर ली जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, अब मैं उसको कैसे सेव करूँगा। तो बाद में जाके आपको उसका एक्सपेंस ज़्यादा ही लगेगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ। जैसे आप एक पॉलिसी लेते हैं, आपका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, आप हर साल थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ इस वजह से कि कभी भी हो तो मैं बच के रहूँ। तो लीगल सेक्टर भी यही है कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। आप अपनी हर टाइम टू टाइम एडवोकेट जो हैं या फिर जो भी आपके लीगल आपने टीम बना रखी है, आप उनसे हर चीज़ पे ओपिनियन लीजिए कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आप इसमें बताओ क्या करना चाहिए। जो भी उनकी नॉमिनल फीस है आप थोड़ा थोड़ा पे करो, ये आपको बड़े लॉस से बचाएगी। जब भी फ्यूचर में बड़ा लॉस होगा तो ये लोग खड़े हैं कि नहीं हमने आपकी सारी चीज़ सही बनाई है, और वही चीज़ आपके लिए कोर्ट में वर्क करेगी। जब आपका एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो आपकी मेडिकल पॉलिसी में आपने 5 साल तक पे किया, 5 साल आपका पैसा आपकी नज़र में डूब रहा है, लेकिन वो आपका इन्वेस्टमेंट है। जिस दिन भी ऐसा होगा ना, वो 5 साल के पैसे से ज़्यादा अमाउंट रिकवर होगा। तो कंपनीज के साथ भी यही है। आज आप काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं एडवोकेट हायर नहीं करूँगा, मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर लेता हूँ। ठीक है, आपने मान लीजिए 50,000 1 लाख रुपये बचा लिए होंगे फॉर एग्जाम्पल। आपने 2 साल 3 साल 5 साल काम करा, अगर कोई बड़ा इशू आया तो ये 1 लाख आपको बहुत भारी पड़ेगा। और अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि जो एक आपने लगाए हैं आप सामने वाले से उससे ज़्यादा रिकवरी कर सकते हो, क्योंकि आपकी कंपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे है, आप एक अच्छे स्टेज पे खड़े हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट एडवोकेट अभिदीप जैन के साथ।
आपको कौन सा टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।